तो पिछले 2 पार्ट्स में हमने एजेंट की लाइफ के बारे में बहुत कुछ जाना। वो 19 साल का हाई स्कूलर है जिसने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को एक प्लेन क्रैश में खो दिया था। लकीली वो सरवाइव कर गया, मगर उसकी याददाश्त जा चुकी थी। इसके बाद वो एक कैंप को मिला जहां उसे मर्सनरी ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद वो फेमस मर्सनरी 001 के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन क्योंकि वो कैंप के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करना चाहता था, तो इसीलिए वो वहां से भाग निकला। इसके बाद उसे मिलिट्री ज्वाइन की और बैटल फील्ड में मर्सनरी जिन के नाम से फेमस हुआ। लेफ्टिनेंट कैंग ने उसे उसकी फैमिली से दोबारा मिलवाया और हमने देखा कि उसकी फैमिली में बस उसकी छोटी बहन डायोन और ग्रैंडपा हैं। वो शांति से रहना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशंस चेंज होती चली गई, जिसकी वजह से एजेंट की लाइफ में भी बदलाव आने लगा। उसने कंट्री की सबसे बड़ी कंपनी SW ग्रुप के प्रेसिडेंट की दोनों ग्रैंड डॉटर्स यूना और जियो को किडनैपर से रेस्क्यू किया। जिसके बाद वो SW ग्रुप में ट्रेनी बॉडीगार्ड की जॉब करने लगा। कुछ इवेंट्स के बाद कंट्री का पावरफुल गैंगस्टर दूसरे को उसका अच्छा दोस्त बन गया, जिसके बाद उसकी मुलाकात उसके मर्सनरी कॉमरेड्स 006 और 032 से होती है, जो आए तो उसे मारने थे, लेकिन एजेंट से थोड़ी बहुत फाइट और बात करने के बाद वो वापस लौट जाते हैं। इसके बाद एजेंट को फेमस एक्ट्रेस सुहा को एस्कॉर्ट करने का मिशन मिला, क्योंकि उसे काफी टाइम से स्टॉक किया जा रहा था। एजेंट स्टूडियो पहुंच चुका है, लेकिन उसे देख मैनेजर को लगा कि वो कोई बॉडीगार्ड नहीं बल्कि सेलिब्रिटी है। मगर सुहा की एजेंसी द्वारा अपॉइंटेड बॉडीगार्ड किम को इस बात से गुस्सा आ रहा था कि इतनी इंपॉर्टेंट जॉब के लिए एक टीनेजर को भेजा गया है। एजेंट ने रूम में एंटर कर खुद को इंट्रोड्यूस किया। जिसके बाद वो रूम के हर कॉर्नर को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है। इतने हैंडसम बॉडीगार्ड को देख सुहा को भी लगने लगा कि शायद SW ग्रुप अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी में उसे एज अ एक्टर लॉन्च करने वाले हैं और उसे यहाँ इसीलिए भेजा गया है ताकि लोग उसे नोटिस कर सकें। एजेंट रूम को इंस्पेक्ट करते ही ये समझ गया कि इस रूम को टेम्पररी बेसिस पर वेटिंग रूम की तरह यूज किया जा रहा है। इसके बाद उसने सुहा से कंफर्म किया कि क्या स्टॉकिंग 1 महीने पहले स्टार्ट हुई थी और क्या ये सब एक लेटर से शुरू हुआ था। सुहा बताती कि ये सब उसके साथ काफी टाइम से हो रहा है। उसे नहीं पता कि स्टॉकर्स को उसका एड्रेस कैसे मिला, लेकिन वो लोग उसके मेल बॉक्स में अजीब से लेटर्स छोड़ जाया करते थे और धीरे धीरे सिचुएशन और बिगड़ने लगी थी। उसने आगे उदास मन से कहा कि सेलिब्रिटीज के लिए नॉर्मल है और SW को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उसने एजेंट से उसकी एज पूछी, लेकिन यहाँ आने से पहले टीम 2 के लीडर ने उसे अपनी एज रिवील करने से मना किया था, क्योंकि अगर लोगों को उसकी एज पता चलती तो वो उसे इस जॉब के काबिल नहीं समझते। एजेंट ने सुहा से कहा कि वो अपनी एज नहीं बता सकता, मगर तभी बॉडीगार्ड किम उसे बाहर अकेले बात करने के लिए बुलाता है। वो दोनों बाहर आ चुके हैं। जिसके बाद किम ने एजेंट से कहा कि उसे बस साइड खड़े रहकर सब कुछ ऑब्जर्व करना होगा, वो सब संभाल लेगा और कहीं पर भी एजेंट की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बस एक ट्रेनी बॉडीगार्ड है। वो एजेंट को नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए ये भी कहता है कि मिशन ट्रेनीज के लिए नहीं है, बॉडीगार्ड बनना कोई मजाक की बात नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि वो अपना काम करके चुपचाप यहाँ से चला जाए। एजेंट ने उसकी बात काटते हुए पूछा कि क्या उसे सुहा की एजेंसी ने अपॉइंट किया है, लेकिन सवाल पूछे जाने पर किम को अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत एजेंट का कॉलर पकड़कर कहा कि अगर वो उसके हाथों पिटना नहीं चाहता तो बेहतर यही होगा कि जितना उससे कहा जा रहा है वो बिना कुछ पूछे बस उतना फॉलो करे। किम वहाँ से चला गया और एजेंट ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि वो अभी तक अपनी इंजरी से रिकवर नहीं कर पाया था। तभी सुहा वहाँ पहुंच गई और उसने बॉडीगार्ड के इस बिहेवियर के लिए एजेंट से माफी मांगी। वो कहती कि उसने एजेंसी को भी बॉडीगार्ड अपॉइंट करने से मना किया था, लेकिन उसका चेहरा देख एजेंट समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद स्टूडियो में शूटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन एजेंट पूरे टाइम वहाँ पर मौजूद नहीं था। शूटिंग ओवर होने से जस्ट पहले वो स्टूडियो में आता है और ये देख किम ने उससे पूछा कि वो अभी तक कहाँ था। इसका जवाब देते हुए एजेंट ने कहा कि वो एरिया का सर्वे कर रहा था। किम इस बात से चिढ़ गया क्योंकि एजेंट ने ये सब बिना उसकी परमिशन के किया था। तभी शूटिंग ओवर हो जाती है और सब लोग वापस जाने ही वाले थे कि तभी एजेंट ने कहा कि कोई भी स्टूडियो से बाहर नहीं जाएगा। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है और सभी लोगों की इन्वेस्टिगेशन होगी। सुहा कुछ भी समझ नहीं पाई, लेकिन तभी एजेंट उसे एक एविडेंस दिखाता है। ये मिनिएचर कैमरा है जो सुहा के वेटिंग रूम से एजेंट को मिला था। ये सुनते ही सभी शॉक्ड हो गए और सुहा भी डर गई। एजेंट ने आगे बताया कि उसने सीसीटीवी चेक कर लिया है, लेकिन क्योंकि वेटिंग रूम के एंट्रेंस पर कोई सीसीटीवी नहीं है तो वो ये नहीं देख पाया कि मिनिएचर कैमरा रूम में किसने रखा था। किम गुस्से में कहता कि जब उसे एविडेंस मिल गया था उसने किसी को भी पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। एजेंट ने बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो सुहा की शूटिंग को इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। उसने आगे बताया कि अभी तक ना तो किसी ने कैमरा वापस लेने की कोशिश की और ना ही कोई बिल्डिंग छोड़कर गया है। अब एक्सपीरियंस्ड बॉडीगार्ड किम को गुस्सा आने लगा, क्योंकि जहां उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया था वहीं ट्रेन एजेंट अपनी क्षमता का परिचय दे चुका था। उसने तुरंत वो एविडेंस छीनने की कोशिश की, लेकिन एजेंट ने कैमरा उसे देने से मना कर दिया। एजेंट कहता कि बेहतर यही होगा कि कैमरा मैनेजर को दिया जाए, लेकिन किम ने मैनेजर से कैमरा मांग लिया और कहा कि वो
पुलिस के साथ मिलकर आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैनेजर ने भी उसकी बात नहीं टाली, जिसके बाद बॉडीगार्ड किम एजेंट से कैमरा छीन लेता है। लेकिन क्योंकि अभी तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था, तो इसीलिए उसने एजेंट से बाहर मिलने को कहा। बाहर आते ही किम ने एजेंट से पूछा कि कैमरा मिलने की इन्फॉर्मेशन उसने सबसे पहले उसे क्यों नहीं बताई। एजेंट ने भी कहा कि वो हर बात उसे पहले क्यों बताए। उसने स्टूडियो आते ही किम से पूछा था कि क्या उसने वेटिंग रूम चेक कर लिया है, जिस पर उसने कहा था कि वेटिंग रूम में सब कुछ ठीक है। किम भी अब समझ गया कि एजेंट ने स्टार्टिंग में ही कैमरा डिस्कवर कर लिया था। इसके बाद वो गुस्से में कहता है कि क्या वो इतना भी नहीं जानता कि ऐसी सिचुएशंस में सबसे पहले अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट किया जाता है। इस पर एजेंट ने किम से कहा कि वो उसका सुपीरियर नहीं है। किम से और बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने एजेंट पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन एजेंट उसका अटैक ब्लॉक करते हुए कहता है कि सबसे उन दोनों को कोई फायदा नहीं होगा। किम ने आगे एजेंट से कहा कि वो एसडब्ल्यू के सपोर्ट की वजह से ही इतना उछल रहा है, अगर उसके पीछे एसडब्ल्यू ना होता तो अब तक वो उसकी सूरत बिगाड़ चुका होता। आगे हम देखते हैं कि वो सभी स्टूडियो से वापस लौट रहे थे, लेकिन सुहा निराश है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि कैमरा किसने इंस्टॉल किया था। सुहा को उसके घर पर ड्रॉप कर दिया जाता है और मैनेजर ने एजेंट से कहा कि वो उसे भी ड्रॉप कर देगा, लेकिन एजेंट ने कहा कि वो अकेले मैनेज कर लेगा। इसके बाद सभी वहां से चले गए, मगर एजेंट वहीं रुककर उस एरिया को इंस्पेक्ट करने लगा। कुछ देर बाद सुहा मास्क पहन चुपचाप घर से बाहर निकली, लेकिन बाहर आते ही वो डर गई क्योंकि उसके पीछे कोई खड़ा था। सुहा हैरान हो जाती है क्योंकि व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि एजेंट था। उसके पूछने पर कि वो अब तक घर क्यों नहीं गया, एजेंट बताता है कि वो आसपास का एरिया इन्वेस्टिगेट कर रहा था। सुहा ने बताया कि वो पास के कन्वीनियंस स्टोर जा रही है, लेकिन एजेंट को ड्यूटी करते देख वो पूछती है कि क्या उसे घर से निकलना अलाउड नहीं है। एजेंट ने कहा कि वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है और उसके रहते उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सुहा खुश हो गई। इसके बाद वो दोनों कन्वीनियंस स्टोर आ जाते हैं। सुहा डिनर करने लगी और उसने एजेंट को बताया कि वो यूजुअली खाना घर के लिए पैक करा लेती है, लेकिन आज वो इतना रिलैक्स होकर इसीलिए खा पा रही थी क्योंकि एजेंट उसके साथ है। उसने बताया कि वो ज्यादा बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि वो अक्सर बिजी रहती है। इंडस्ट्री में काम करने की वजह से उस पर कई बाउंडेशंस भी हैं और इसीलिए उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। सुहा ने एजेंट से पूछा कि अपने फ्री टाइम में वो क्या करना पसंद करता है। एजेंट ने बताया कि वो ज्यादातर अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल के बाद पीसी कैफे गेम्स खेलने चला जाता है। ये सुनकर सुहा को झटका लगा और उसने रियलाइज किया कि वो एक हाई स्कूलर से बात कर रही है। इसके बाद सुहा एजेंट के साथ पीसी कैफे आ गई, जहाँ उसकी मुलाकात उसके दोस्तों से हुई जो अपने सामने फेमस सेलिब्रिटी को देख हैरान खड़े थे। उन सबने गेम्स खेले और जहां एक तरफ उन्होंने सुहा की पर्सनालिटी और बिहेवियर की तारीफ की, तो वहीं उसे गेमिंग स्किल्स का मजाक भी उड़ाया। सुहा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन जिनके दोस्त उसे एक एडवाइस देते हैं, अगर वो फ्यूचर में गेमर्स की हेट का टारगेट नहीं बनना चाहती तो बेहतर यही होगा कि वो एक्सेप्ट कर ले कि उसे गेम्स खेलने नहीं आते हैं। ये सुनकर सुहा हंसने लगी। इसके बाद उन्हें गुड बाय कहकर वो वहां से चली जाती है। जिनके दोस्तों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें सुहा से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन उनकी खुशी का असली राज तो सुहा का ऑटोग्राफ है जो उन्हें उनकी शर्ट्स पर मिल चुका था। वापस घर लौटते वक्त सुहा एजेंट से कहती कि उसे लगा नहीं था कि उसका बॉडीगार्ड एक हाई स्कूलर होगा। वो एजेंट का शुक्रिया भी करती है क्योंकि उसकी वजह से आज पहली बार उसे पीसी कैफे में गेमिंग का एक्सपीरियंस मिला था। उसने एजेंट से आगे पूछा कि वो जो एक हाई स्कूलर है आखिर बॉडीगार्ड की जॉब क्यों कर रहा है। एजेंट ने इसका रीजन बताते हुए कहा कि वो अपनी छोटी बहन के लिए बर्थडे प्रेजेंट खरीदना चाहता है। सुहा ने कहा कि वो उसे घर ड्रॉप कर देगी, लेकिन एजेंट कहता है कि वो अपनी जॉब पूरी करने के बाद ही घर वापस जाएगा। इसके बाद वो दोनों सुहा के घर पहुंच गए, जहां उन्हें एक अनजान आदमी सुहा का इंतजार करते दिखा। सुहा ने एजेंट को बताया कि वो उसे जानती है और तभी वो व्यक्ति सुहा से कहता है कि डायरेक्टर कार में उसका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर वो थोड़ा परेशान हो गई, लेकिन वो बिना कुछ कहे डायरेक्टर से मिलने जाने लगती है। एजेंट ने भी उसे फॉलो किया, लेकिन वो व्यक्ति उसे वहीं रुकने को कहता है। सुहा ने एजेंट से वापस लौटने को कहा, लेकिन एजेंट मीटिंग ओवर होने तक वह इंतजार करने का डिसीजन लेता है। हमें पता चलता है कि सुहा एजेंट से बार बार जाने को इसीलिए कह रही थी क्योंकि इस सब में वो उसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। सुहा कार में बैठ गई और डायरेक्टर ने उससे पूछा कि वो उसका फोन क्यों नहीं उठा रही थी। सुहा ने कहा कि उसने फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। इस पर डायरेक्टर सुहा से कहता है कि शायद उसके कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। डायरेक्टर सुहा का एक्स बॉयफ्रेंड है जिससे सुहा ब्रेकअप कर चुकी है क्योंकि वो उसके साथ साथ बाकी सेलिब्रिटीज को भी डेट कर रहा था। सुहा उससे कहती है कि वो किससे मिलता या बात करता है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चाहती है कि आज के बाद वो ना तो उसे कॉल करे और ना ही ऐसे बिना बताए उसके घर आए। ये कहकर सुहा कार से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी डायरेक्टर ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया और पूछा कि उसे कार से बाहर जाने की परमिशन किसने दी, क्या वो अपना सारा कॉमन सेंस खो चुकी है। वो उसे धमकाते हुए कहता है कि उसे क्या लगा था उसकी जैसी लड़की को वो इंडस्ट्री में टिकने देगा। क्या वो यही चाहती है कि उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स की भी जॉब छिन जाए। सुहा बहुत डर गई और घबराने लगी, लेकिन डायरेक्टर उसे देख कहता है कि शायद अब उसे सिचुएशन समझ आ चुकी होगी। तभी कार का शीशा टूटा और इससे पहले कि डायरेक्टर कुछ समझ पाता, एजेंट ने उसे उठाकर कार से बाहर फेंक दिया। सुहा चौंक गई और एजेंट से कार से बाहर आने को कहता है। डायरेक्टर भी एजेंट पर चिल्लाते हुए पूछता है
कि वो कौन है। एजेंट बताता है कि वो बॉडीगार्ड है और तभी डायरेक्टर की नजर अपने मैनेजर पर पड़ी जो पहले से ही घायल था। उसने गुस्से में सुहा से कहा कि वो जल्द ही मिलेंगे और उनके जाने के बाद सुहा एजेंट से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या वो जानता भी है कि वो डायरेक्टर कौन था। एजेंट ने कहा कि वो बस अपनी जॉब कर रहा था और उसकी इनोसेंस देख सुहा भी उसकी हेल्प करने के लिए एजेंट को थैंक्स कहती है। अगले दिन सुहा की एजेंसी के बॉडीगार्ड्स को पिछली रात के इंसिडेंट के बारे में पता चला, जिससे वो काफी नाराज हुए। बॉडीगार्ड टीम ने एजेंट से पूछा कि क्या उसे इस बात का अंदाजा भी है कि उसने किससे पंगा लिया है। एजेंट ने कहा कि वो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था, मगर उसकी हरकतों से परेशान हो चुका बॉडीगार्ड उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने केपी ग्रुप के मार्केटिंग डायरेक्टर से दुश्मनी मोल ली है। केपी ग्रुप ने रिसेंटली सुहा की एजेंसी में इन्वेस्ट किया था, लेकिन अब एजेंट की वजह से सुहा और उसकी एजेंसी दोनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इधर मीटिंग रूम में डायरेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव सुहा को डायरेक्टर से माफी मांगने के लिए कहता है। सुहा ने पूछा कि क्या उसे शूटिंग के बीच में से सिर्फ इसीलिए बुलाया गया है। उसके बाद उसने कहा कि वो माफी नहीं मांगेगी। रिप्रेजेंटेटिव के पसीने छूटने लगे और उसे जब कुछ भी समझ नहीं आया तो वो डायरेक्टर की चापलूसी करते हुए सुहा के बिहाफ पर माफी मांगता है। उसने बताया कि सुहा इन दोनों स्टॉकिंग इंसिडेंट से परेशान है और डायरेक्टर भी कहता है कि वो उसकी कंडीशंस को अच्छे से जानता है। इसके बाद डायरेक्टर ने सुहा की तरफ एक कॉन्ट्रैक्ट फेंकते हुए कहा कि वो उसे बार बार इसीलिए कॉल कर रहा था क्योंकि उसने अभी तक इस पर साइन नहीं किया है। रिप्रेजेंटेटिव भी डायरेक्टर का सपोर्ट करते हुए सुहा से कहता है कि उसे जल्द से जल्द इस पर साइन कर देना चाहिए क्योंकि वो ट्रेनिंग के दिनों से डायरेक्टर को जानती है, प्लस नए कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस भी पहले वाले से बेटर हैं। सुहा सोचने लगी कि क्या बिना उसकी फीलिंग्स जाने दोबारा उस पर एक कॉन्ट्रैक्ट फोर्स किया जाएगा। डायरेक्टर ने आगे पिछली रात वाले बॉडीगार्ड को भी जॉब से हटाने को कहा क्योंकि वो इतने वायलेंट इंसान को सुहा के आसपास भी नहीं देखना चाहता था। रिप्रेजेंटेटिव तुरंत इसके लिए तैयार हो गया और उसने बताया कि उसे बॉडीगार्ड किम से पता चला है कि एजेंट नाम का बॉडीगार्ड उनके लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। सुहा ने जब कहा कि एजेंट ने कुछ भी नहीं किया है तो डायरेक्टर कहता है कि शायद वो दोनों काफी क्लोज हो चुके हैं क्योंकि तभी तो वो उसका नाम लेकर उसे बुला रही है। वो बेसिकली एजेंट से जेलस फील कर रहा था और सुहा भी ये बात समझ गई। उसके बाद उसने क्लैरिफाई किया कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये सुनने के बाद डायरेक्टर कहता है कि वो इंश्योर करेगा एजेंट कभी भी फ्यूचर में बॉडीगार्ड की जॉब ना कर सके और अगर ये सच में मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसके डिसीजन से सुहा को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सुहा चौंक गई और उसने पूछा कि क्या वाकई इतना सब करना जरूरी है, भला नए कॉन्ट्रैक्ट का गुस्सा किसी और पर क्यों निकालना। डायरेक्टर ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर तो वैसे भी साइन होना ही है, लेकिन ये सब वो बस इसीलिए कर रहा है क्योंकि एजेंट बहुत डेंजरस है। सुहा समझ गई कि वो झूठ बोल रहा है तो उसने कहा कि एजेंट के लिए बस इतना काफी होगा कि उसे उसकी पर्सनल ड्यूटी से हटा दिया जाए। हमेशा के लिए उसे बॉडीगार्ड जॉब से बाहर निकलवा देना सही नहीं है। डायरेक्टर अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने कहा कि उसके साथ पिछली रात जो हुआ है उसकी सजा एजेंट को जरूर मिलेगी। इसके बाद उसने सुहा से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहा और साथ ही में बॉडीगार्ड से एजेंट को बुलाने के लिए भी कहा। सुहा अब इस सिचुएशन में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। सब कुछ डायरेक्टर के हिसाब से हो रहा है और इसीलिए वहाँ पर अब सुहा का दम घुटने लगा था। वो बस इस जगह से बाहर निकलना चाहती थी और तभी एजेंट वहाँ आ जाता है। रिप्रेजेंटेटिव ने एजेंट से कहा कि वो अब से सुहा का बॉडीगार्ड नहीं है और इसके बारे में एसडब्ल्यू को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो इसीलिए वो वहाँ से जा सकता है। डायरेक्टर ने भी एजेंट को धमकाते हुए कहा कि अब से उसकी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। उसकी बातों को सुनने के बाद एजेंट सुहा को देखने लगा। जैसे ही उसने सुहा की फ्रस्ट्रेशन नोटिस की वो पूरी सिचुएशन समझ गया और उसने तुरंत सुहा से कहा कि अब उन्हें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि उसकी अगली अपॉइंटमेंट का टाइम हो चुका है। सुहा एजेंट को घूरने लगी और उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये सुनने के बाद डायरेक्टर जोर जोर से हंसने लगता है। उसने एजेंट से कहा कि अगर उसमें वाकई हिम्मत है तो सुहा को ले जाकर दिखाए। तभी बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और क्योंकि सुहा समझ गई कि सिचुएशन बिगड़ने वाली है तो उसने एजेंट को बचाने के लिए उससे कहा कि अब से वो उसका बॉडीगार्ड नहीं है और वो उसे फायर करती है, लेकिन एजेंट अभी भी अपनी जगह से नहीं हिला। एक बॉडीगार्ड ने जैसे ही उसे बाहर ले जाने की कोशिश की एजेंट उसे पंच कर दिया, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। ये देख सभी हैरान हो गए। उसके बाद एजेंट ने कहा कि शायद यहाँ पर लोगों को कुछ गलत फहमी है क्योंकि उसे ये जॉब सुहा ने नहीं बल्कि किसी और ने दी है। उसका एम्प्लॉयर सुहा नहीं बल्कि एसडब्ल्यू है। ये देख डायरेक्टर कहता है कि शायद उसे अभी तक सिचुएशन समझ नहीं आई है, लेकिन एजेंट ने कहा कि वो पूरी सिचुएशन अच्छे से जान चुका है। ये सुनकर डायरेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया, जिससे मानो उसकी गलती पकड़ी गई हो। एजेंट बताता है कि डायरेक्टर ने एक फेक स्टॉकर सुहा के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के टाइम पर क्रिएट किया और फिर एक ऑफिशियल बॉडीगार्ड को हर समय उस पर नजर रखने के लिए अपॉइंट कर दिया। खराब मैनेजमेंट के कारण बेरम एंटरटेनमेंट के फंड्स काफी लो हो गए थे और ऐसी सिचुएशन में उन्हें केबी ग्रुप से मदद मिली। सुहा जो इस कंपनी की मेन सेलिब्रिटी है, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया तो दोनों कंपनीज केबी और बेरम को
को भारी लॉसेस होंगे। सच्चाई सामने आते ही दोनों की हवाइयां उड़ गई और एजेंट आगे कहता है क्योंकि सुहा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसे कई थ्रेट्स भी मिल रहे थे। सुहा को समझ नहीं आया कि एजेंट इतना सब कैसे जानता है और तभी उसने रियलाइज किया जब वो एजेंट के दोस्तों के साथ गेम्स खेल रही थी तब एजेंट किसी को लगातार मैसेज कर रहा था। डायरेक्टर कहता है कि सब जानने के बाद भी एक हाई स्कूलर क्या ही कर पाएगा, वो उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। एजेंट ने सुहा से पूछा कि वो क्या करना चाहती है पर सुहा ने हिम्मत कर रोते हुए कहा कि वो बस यहाँ से जाना चाहती है। डायरेक्टर गुस्से में उसे पकड़ने आया लेकिन एजेंट से किक कर पीछे ढकेल देता है। सभी ये देख चौंक गए। इसके बाद बॉडीगार्ड किम भी एजेंट पर अटैक करता है। एजेंट ने उसे पंच किया और दूसरे बॉडीगार्ड पर अटैक कर उसे बेहोश कर दिया, लेकिन किम ने जब दोबारा अटैक करने की कोशिश की तो एजेंट ने उसे हिट किया। इसके बाद वो उसके फेस पर एक जोरदार किक करता है। इससे किम भी बेहोश हो गया, लेकिन तभी डायरेक्टर का मैनेजर एजेंट पर स्टिक से हमला कर देता है। एजेंट ने डॉज करते हुए उसके हाथ पर हिट किया जिससे स्टिक गिर गई और इसके बाद वो मैनेजर को पंच कर उसे भी धूल चटा देता है। डायरेक्टर ने एजेंट से कहा इसे अंदाजा भी नहीं है कि उसने किससे दुश्मनी मोल ली है। उसने आगे कहा कि अब उसे और सुहा दोनों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी वहाँ जीए की एंट्री होती है जिसे एजेंट ने सुबह ही कॉल कर दिया था। जीए ने एजेंट को ये जॉब दी क्योंकि उसे लगा था कि ये जॉब एजेंट के लिए काफी आसान होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। सुहा सोचने लगी कि फेमस एसडब्ल्यू की डायरेक्टर जीए, इसके अंडर एसडब्ल्यू की एंटरटेनमेंट कंपनी और सारे नए बिजनेसेस हैं, वो यहाँ क्यों आई है। जीए ने एजेंट से कहा कि वो यहाँ सब संभाल लेगी तो अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकता है। एजेंट ने उसके ऑर्डर्स फॉलो किए और सुहा को लेकर वहाँ से चला गया। केपी ग्रुप का डायरेक्टर जीए को देख उसके यहाँ आने का रीजन सोचने लगा और तभी जीए उससे कहती है कि शायद उसे उसके छोटे भाई से कोई दिक्कत है। छोटे भाई का रेफरेंस यहाँ एजेंट से था, लेकिन ये बात किसी को भी समझ नहीं आई। इसके बाद जीए ने डायरेक्टर से वो कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करने को कहा जो एजेंट से कर रहा था, लेकिन अब डायरेक्टर के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। बाहर सुहा भी सोचने लगी कि आखिर एजेंट कौन है। इसके एक कॉल पर डायरेक्टर जीए खुद यहाँ आ गई थी। इसके बाद एजेंट ने बिल्कुल नॉर्मल होकर पूछा कि अगली अपॉइंटमेंट के लिए कहाँ जाना है और ये सुनकर सुहा हंसने लगती है क्योंकि उसकी कोई भी अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं थी। अगली सुबह जब सुहा नींद से जागी तो उसने रियलाइज किया कि उसने कई दिनों बाद 10 घंटों की नींद ली है और वो समझ गई कि वो इतनी रिलैक्स्ड इसीलिए है क्योंकि उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। कल के इंसिडेंट के बाद जीए ने सुहा से मिलकर उसे बताया कि उसने उसकी एजेंसी की लीगल प्रॉब्लम्स हैंडल कर ली हैं। अब वो अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए फ्री है। केपी का डायरेक्टर जो उसे और उसके पेरेंट्स को धमकियां दे रहा था उसे भी अच्छे से समझा दिया गया है, मगर सुहा समझ नहीं पाई कि आखिर जीए उसके लिए इतना सब क्यों कर रही है। इस पर जीए बताती है कि उसकी सब्सिडरी कंपनी को सुहा में काफी इंटरेस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए उनका बॉडीगार्ड है जो ये मिशन कंप्लीट करना चाहता था। सुहा भी समझ गई कि ये सब एजेंट की वजह से पॉसिबल हो पाया है, लेकिन आज अपने घर से बाहर निकलते ही वो हैरान हो गई क्योंकि एसडब्ल्यू ने नया बॉडीगार्ड अपॉइंट कर दिया था। एजेंट के बारे में पूछने पर उसे पता चला कि उसने ये जॉब क्विट कर दी है और ये जानकर वो उदास हो जाती है। पूरे दिन अपने इंटरव्यूज में भी वो यही सोच रही थी कि आखिर एजेंट ने अचानक जॉब क्विट क्यों कर दी। इधर जीए ने एजेंट को बताया कि एसडब्ल्यू की सब्सिडरी कंपनी ने सुहा के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया है और सारे लीगल एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। एजेंट ने उसका शुक्रिया किया और बाहर आ गया। तभी उसके पास डायोन का मैसेज आता है जिसे पता चल चुका था कि उसका भाई एक्ट्रेस सुहा का बॉडीगार्ड था। उसने बताया कि वो भी उसकी बहुत बड़ी फैन है और काश उसे पहले पता होता वो एजेंट से कहकर उसका ऑटोग्राफ मांग लेती। एजेंट वहाँ से जाने लगा कि तभी उसे सुहा दिखी जो ऐसे अचानक मिलना इत्तेफाक बताती है, मगर सच तो ये है कि वो काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। उसने एजेंट से कहा कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है। उसके बाद उसने सबसे पहले तो उसका शुक्रिया किया, लेकिन एजेंट कहता है कि वो बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। उसने उसके अचानक क्विट करने का रीजन पूछा, इस पर एजेंट ने बताया कि वो पहले के मिशन से काफी इंजर्ड है तो इसीलिए कुछ दिनों के लिए रेस्ट करना चाहता है। सुहा के पूछने पर कि क्या वो सीरियसली इंजर्ड है, एजेंट ने बताया कि वो ठीक है, बस कुछ रिब्स ही टूटे हैं। इसके बाद सुहा ने एजेंट से उसका फोन मांगा जिसमें उसे हिचकिचाहट हुई, लेकिन उसके फोर्स करने पर वो उसे अपना फोन दे देता है। सुहा ने उसके फोन में अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल सेव की और कहा कि उसे खुद को खुशनसीब समझना चाहिए जो उसे उसका पर्सनल नंबर मिला। सुहा एजेंट की आभारी है तो इसीलिए वो उसे रीपे करना चाहती थी। उसने एजेंट से कहा कि वो जो भी कहेगा वो उसके लिए करेगी और जब एजेंट ने दोबारा पूछा कि क्या वो वाकई कुछ भी करेगी, सुहा थोड़ा हिचकिचाते हुए हाँ कहती है। आज डायन का बर्थडे है, मगर उसे ग्रीट करने कोई बहुत स्पेशल स्कूल में आ चुका था। सुहा खुद डायन को विश करने आई है और सारा क्लास ये देख बेहद हैरान है। इससे पहले कि डायन कुछ समझ पाती, सुहा ने उसके साथ सेल्फी भी ली और इधर एजेंट की क्लास में भी सब सुहा को देखने के लिए जाने लगे, मगर एजेंट यही सोच रहा है कि उसने तो केवल ऑटोग्राफ के लिए कहा था, फिर सुहा को पर्सनली स्कूल आने की क्या जरूरत थी। रात में डायन का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है और ग्रैंडपा से स्मार्टफोन गिफ्ट करते हैं। एजेंट भी डायन के लिए कुछ लाया है और उसका प्रेजेंट देख डायन चौंक गई
क्योंकि एजेंट ने उसे लैपटॉप गिफ्ट किया था। लैपटॉप काफी एक्सपेंसिव होते हैं, तो ग्रैंडपा ने एजेंट से पूछा कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, और एजेंट ने बताया कि उसने एक पार्ट टाइम जॉब की थी। तभी सुहा का कॉल आया और उसने एजेंट से डायन के बर्थडे के बारे में पूछा। एजेंट बताता कि वो सेलिब्रेट ही कर रहे हैं, और इसी के साथ उसने सुहा को थैंक्स कहा क्योंकि उसने डायन का बर्थडे बहुत स्पेशल बना दिया था। सुहा ने कहा कि थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद उसने एजेंट से पूछा कि क्या वो कल फ्री है। एजेंट ने बताया कि वो बॉडीगार्ड ट्रेनिंग ज्वाइन करने वाला है, तो इसीलिए वो कल मिल नहीं पाएगा। सुहा ने परसों के लिए पूछा, लेकिन एजेंट ने बताया कि उस दिन भी उसकी ट्रेनिंग है। इससे परेशान होकर सुहा कहती है कि वो भी बिजी है तो बाद में बात करेगी, लेकिन उसकी कॉल ओवर होते ही एजेंट के पास एक अननोन नंबर से कॉल आ जाता है। एजेंट समझ गया कि किसका फोन है, और जैसे ही उसने कॉल उठाया उसका शक सही निकला, क्योंकि 006 का कॉल था। उसने एजेंट को बताया कि वो वापस आ चुका है और उससे मिलना चाहता है। एजेंट उससे मिलने पहुंच गया और 006 ने बताया कि वो कॉल नहीं करने वाला था, लेकिन वो कुछ कंफर्म करना चाहता है। उस तक ये खबर पहुंची थी कि 032 एजेंट को मारने यहाँ आया था। 006 अभी तक ये नहीं जानता कि एजेंट ने 032 को उसकी फेक डेथ के बारे में बता दिया है। एजेंट ने कंफर्म किया कि 032 आया था, लेकिन साथ में ये भी बताया कि जब उसे मारने में नाकामयाब रहा तो कैंप वापस लौट गया था। 006 आगे बताता है कि 032 अभी तक कैंप वापस नहीं पहुंचा है। एजेंट को इससे हैरानी हुई। इसके बाद वो रिवील करता है कि 032 पर कैंप के एक मर्सनरी एडन ने अटैक किया था। कैंप ने एडन को केवल 032 को वापस लाने के ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन एडन उसे मारने की कोशिश की थी। 006 आगे बताता है कि कैंप में नंबर्ड मर्सनरीज के अलावा और भी मर्सनरीज थे जो नंबर्स को अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मानते थे। अब ये सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ चुकी है, क्योंकि कैंप ने कई नए मर्सनरीज हायर कर लिए हैं। एजेंट ने पूछा कि कहीं इन्हीं मर्सनरीज ने तो 032 को किडनैप नहीं किया, और 006 कहता है कि शायद उसका शक सही है। दूसरी तरफ हम 032 को घायल अवस्था में देखते हैं, जिसे कैंप के मर्सनरीज ने बंदी बना रखा है। वो ये जानना चाहते हैं कि 032 कैंप से क्यों भागा था और एडन कहाँ है। 032 मर्सनरी से कहता है कि वो तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है जैसे वो दोनों रिलेशनशिप में हों। तभी मर्सनरी ने उस पर अटैक किया और कहा कि अगर वो अपनी जान गंवाना नहीं चाहता तो बेहतर यही होगा कि वो रेजिस्ट ना करे और उनके सवालों का जवाब दे। इसके बाद 032 ने मर्सनरी से पूछा कि क्या उसे अभी तक ये लगता है कि नंबर्ड मर्सनरीज मरने से डरते हैं। एजेंट भी घर वापस आ चुका है, मगर 006 के साथ ही कॉन्वर्सेशन उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने एजेंट को बताया था कि उसे एक जगह पर शक है, तो इसीलिए वो 032 को ढूंढने वहां जाएगा। एजेंट ने कहा कि इससे कैम को उसकी फेक डेथ का पता चल सकता है, लेकिन 006 ने बताया कि 032 ही उसकी फैमिली है और इसीलिए वो उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता है। यहाँ अपने घर पर जब एजेंट ने अपनी फैमिली को हंसते खेलते देखा तो उसने भी अपना मन बना लिया। वो 006 को कॉल कर इन्फॉर्म करता है कि इस मिशन में वो भी उसके साथ चलेगा। अगले दिन वो दोनों 032 को रेस्क्यू करने निकल पड़े। 006 को पता चला है कि उनकी प्रेजेंट लोकेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक मर्सनरी बेस है और अगर 032 को किडनैप किया गया है तो वो उसी बेस पर होगा। मगर 006 को एक बात समझ नहीं आई कि आखिर एजेंट ने उसे इस मिशन में ज्वाइन क्यों किया। इस पर एजेंट ने कहा कि वो भी 032 को अपना कॉमरेड मानता है। ये सुन 006 को हैरानी हुई और उसने कहा एजेंट सच में काफी बदल चुका है, क्योंकि उसने कभी भी उससे ऐसे वर्ड्स एक्सपेक्ट नहीं किए थे। वहीं दूसरी तरफ बेस पर मर्सनरीज यही डिस्कस कर रहे थे कि कैंप अभी तक एडन से कांटेक्ट नहीं कर पाया है। इसका एक ही मतलब था कि एडन के साथ कोई अनहोनी हुई है। कैंप ने जो भी ऑर्डर्स एडन को दिए थे वो उसने मर्सनरीज को बताने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अब वो ही गायब हो चुका है। क्योंकि उन्हें 032 से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो उसे मारने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन उनके शूट करने से पहले कोई उन पर ही शूट कर देता है। एक व्यक्ति बेस पर आ चुका है जो उन मर्सनरीज के लिए अनजान नहीं था। वो उसे देखते ही सहम गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो व्यक्ति उन पर फायरिंग करने लगा। जब एक मर्सनरी ने काउंटर अटैक किया तो डॉज करते हुए इस व्यक्ति ने उसे आसानी से पकड़ लिया। जिसके बाद वो उस पर ब्रूटल नाइफ अटैक करता है। एजेंट और 006 भी बेस पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां का नजारा देख उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। सभी मर्सनरीज मारे जा चुके हैं और 006 ने बताया कि उनमें से कुछ को जानता है, क्योंकि इन्हें कैंप ने कई साल पहले हायर किया था। लेकिन एक बात जो एजेंट को हैरान कर रही थी वो ये कि इन मर्सनरीज के वाइटल पॉइंट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से स्टैप किया गया था, यानी कि किसी स्किल्ड मर्सनरी का काम है। वो दोनों यहाँ से स्प्लिट होकर अंदर जाने का डिसीजन लेते हैं और अंदर आते ही एजेंट को 032 गंभीर हालत में मिला। उसने देखा कि 032 अभी भी जिंदा है, लेकिन एक बात उसे विचित्र लगी। डेड मर्सनरीज में जो दरवाजे के पास थे उन्हें तो शूट किया गया, लेकिन जो दूर खड़े थे उन्हें नाइफ से स्टैप किया गया था। उसे किलिंग मेथड जाना पहचाना लगा और वो समझ गया कि मर्सनरीज को किसने मारा है। 004 एक निर्दयी नंबर्ड मर्सनरी है जो एजेंट के साथ पहले मिशंस में जाया करता था। क्योंकि उसे लोगों को तड़पा कर मारने में मजा आता है तो इसीलिए वो गन से ज्यादा नाइफ का यूज करता था। तभी 004 वहां पहुंच गया और उसने एजेंट पर फायरिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन वो किसी तरह डॉज करते हुए छुप जाता है। एजेंट छुपते हुए पीछे की तरफ भागा और 004 के सामने आ पहुंचा। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसका फायदा उठाते हुए एजेंट उसके हाथ पर शूट कर देता है।
उसके हाथ से राइफल गिर गई और एजेंट अभी भी फायरिंग कर रहा था, लेकिन 004 उसे डॉज करते हुए उस पर नाइफ से अटैक करता है। एजेंट ने भी डॉज किया, लेकिन तभी 004 ने उस पर सामने से अटैक कर दिया। एजेंट गन से अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन तभी 004 ने उसके हाथ पर हिट कर उसकी गन गिरा दी। तभी एजेंट भी जोरदार किक कर उसे पीछे ढकेल देता है और उसके स्किल्स देख 004 भी इम्प्रेस हो गया, मगर उसने एजेंट से कहा कि उसे अब तक भाग जाना चाहिए था। एजेंट सोचने लगा कि शायद 004 उसे भी कैंप का मर्सनरी समझ बैठा है, लेकिन इसी के साथ उनकी फाइट का सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है। 004 ने एजेंट पर अपने नाइफ स्किल्स से हमला बोल दिया, लेकिन वो अभी भी डॉज कर रहा था। 004 भी समझ गया कि उसका एनिमी काफी स्किल्ड है, क्योंकि वो उसे बराबर की टक्कर दे रहा था। तभी एजेंट ने 004 का हाथ पकड़ उसे पंच किया और उसका सर टेबल पर पटक दिया। 004 जमीन पर है, मगर तभी उसके हाथ उसकी राइफल लग जाती है। उसने तुरंत फायरिंग स्टार्ट की और एजेंट भी डॉज करते हुए अपनी गन उठा लेता है। वो दोनों दोबारा आमने सामने हैं और 004 ने एजेंट से कहा कि वो मर्सनरीज में से नहीं है, क्योंकि अगर कैंप में इतना स्किल्ड मर्सनरी होता तो उसके बारे में उसे अब तक पता चल चुका होता। इसके बाद 004 ने उससे पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है। उसे शक तो हो चुका था कि उसका ओपोनेंट असल में कौन है, लेकिन तभी 006 उसके हाथ पर शूट कर देता है। क्योंकि 004 उन दोनों से अकेले सामना नहीं कर सकता था, तो इसीलिए वो भागने की कोशिश करता है। उसने बिल्डिंग से छलांग लगा दी और इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते वो वहां से भाग निकला। 006 भी समझ नहीं पाया कि आखिर 004 यहाँ क्यों आया था, लेकिन क्योंकि उसने इन मर्सनरीज को मारा है तो मतलब वो इनके साथ नहीं था। एजेंट ने कहा कि अभी 032 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। वो दोनों 032 को लेकर बेस से निकल गए, मगर उसकी गंभीर हालत देख एजेंट ने उन्हें उसके साथ चलने को कहा। वो कहने लगा कि उन्हें सबसे पहले ट्रीटमेंट लेना चाहिए, लेकिन 006 उसकी बातों को अनसुना करते हुए अपने अलग ही प्लान्स बना रहा था। उसने एजेंट से कहा कि अब उसका उनके साथ रहना ठीक नहीं है, अगर किसी ने उन्हें साथ देख लिया तो उसकी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। वो उसका शुक्रगुजार है और इस मिशन में एजेंट उसके साथ आया, यही उसके लिए काफी है। 006 ने आगे कहा कि यहाँ से हमें स्प्लिट हो जाना चाहिए, और एजेंट ना चाहते हुए भी ये एक्सेप्ट कर लेता है। इधर 004 जो अपनी मरहम पट्टी कर रहा है, उसे अपने ओपोनेंट के स्किल्स और प्रेजेंस से ये रियलाइज हो चुका था कि जिससे वो फाइट करके आया है वो और कोई नहीं बल्कि 001 है। एजेंट भी अपने घर लौट आया है और डायन उसे देख पूछती है कि क्या जिस काम से वो गया था वो पूरा हुआ। एजेंट ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है। पूरे दिन की थकावट के बाद वो आराम करना चाहता था, लेकिन सुहा को मंजूर नहीं था। उसका कॉल आ गया और उसने एजेंट से पूछा कि क्या वो कल फ्री है। उसने आगे बताया कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है और वो उसका ज्यादा समय नहीं लेगी। अगले दिन एजेंट अपने घर से बाहर निकला और हम देखते हैं कि सुहा वही उसका इंतजार कर रही थी। वो उसकी कार में बैठ गया और सुहा ने पूछा कि वो आज ट्रेनिंग पर क्यों नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं वो केवल उससे बचने के बहाने बना रहा था। एजेंट जो अभी अभी रेस्क्यू मिशन से वापस लौटा है, उसने बस सुहा से इतना ही कहा कि वो कुछ और दिन रेस्ट करना चाहता है। सुहा नहीं चाहती कि लोग उसे नोटिस करें, तो इसीलिए वो कार में ही एजेंट से बात करने लगती है। उसने एजेंट को ऐसे अचानक बुलाने का रीजन बताते हुए कहा कि वो कुछ कंसल्ट करना चाहती है और उसे एक फेवर भी चाहिए। इसके बाद उसने एजेंट को अपने छोटे भाई के बारे में बताया जो अभी हाई स्कूल में है, लेकिन एजेंट से छोटा है। सुहा को अपने पेरेंट्स से पता चला कि रिसेंटली उसके भाई को कई इंजरीज होने लगी हैं, और जब भी उससे इस विषय में बात की जाती है तो वो यही कहता है कि खेलते वक्त वो ग्राउंड में गिर गया था। जब उससे और सवाल पूछे जाते हैं तो वो रूम में खुद को बंद कर लेता है या फिर घर से ही भाग जाता है। सुहा को पहले तो लगा कि उसकी एज के बच्चों के लिए नॉर्मल है, लेकिन अब सिचुएशन सीरियस हो चुकी थी। एजेंट ने उससे पूछा कि क्या उसने अपने भाई से डायरेक्टली बात की। इस पर सुहा ने बताया कि जब भी वो घर जाती है तो उसका भाई अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलता और ना ही उसकी कॉल्स का जवाब देता है। वो बचपन से काफी क्लोज रहे हैं, लेकिन जब से सुहा ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया तब से वो अपने भाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब तक सब ठीक था, बस पिछले साल से ही उसके भाई ने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया है। सुहा चाहती है कि एजेंट पता करे आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो किसी और से इस बारे में बात नहीं कर सकती क्योंकि उसे डर है इससे कई अफवाहें फैलेंगी और उसके भाई की सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अगले दिन एजेंट दूसरे हाई स्कूल ही पहुंच गया। सुहा के भाई का नाम जिनवू है। इसे ढूंढने में जिनको ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जिनवू अपनी क्लास के बाहर मायूस खड़ा था और उसके क्लास में एंटर करते ही हम देखते हैं कि उसके कुछ क्लासमेट्स उससे बुरी तरह बर्ताव कर रहे हैं। उसे बटलर बुलाते हैं और ये तीनों असल में बुलीज हैं। जिनवू उनकी बातों पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, लेकिन इससे भी बुलीज को परेशानी थी। तभी उनमें से एक बुली जैंग जो MMA प्रैक्टिस देख रहा था, ट्यूटोरियल से सीखे हुए स्किल्स को इसी पर आजमाना चाहता था। उसने जिनवू से उसका बैग सामने होल्ड करने को कहा और जिनवू तुरंत डरते डरते उसकी बात मान लेता है। तभी जैंग ने ट्यूटोरियल को इमिटेट करते हुए जिनवू को किक किया और ये किक इतनी पावरफुल थी कि जिनवू दूर जा गिरा। जैंग ने कहा कि अगर पंचिंग बैग होता तो ज्यादा मजा आता और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि इस बार वो उसे पंच करेगा। जिनवू की हालत खराब हो गई, लेकिन तभी बाकी बुलीज कहते हैं कि उन्हें भूख लगी है। ये सुनकर जैंग भी बैठ गया और उसने जिनवू को उनके लिए स्नैक्स खरीदने को कहा।
जिनवू चुपचाप उनके ऑर्डर्स फॉलो करते हुए बाहर आ जाता है, जहां हम इजिन को देखते हैं जिसने ये पूरा इंसिडेंट ऑब्जर्व किया था। वो सोचने लगा कि क्या उसे इंटरफेयर करना चाहिए कि तभी डायोन उसे मैसेज कर बताती है कि लैपटॉप की स्पेक्स काफी अमेजिंग है। ये मैसेज पढ़ने के बाद इजिन को जिनवू की सिचुएशन डायोन से सिमिलर लगने लगी और वो फाइनली उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे हम जिनवू को स्नैक्स खरीदते देखते हैं और वो यही सोच रहा था कि अब उसे स्कूल आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी सुहा ने मैसेज कर जिनवू को बताया कि वो जल्द ही उससे मिलने घर आने वाली है और वो डिनर करने किसी अच्छी जगह जाएंगे। ये सुनकर जिनवू और उदास हो गया और हम फ्लैशबैक देखते हैं जब जिनवू मिडिल स्कूल में था। सुहा का एक्टिंग करियर उस समय स्टार्ट ही हुआ था, लेकिन जिनवू के क्लासमेट्स सुहा की एक्टिंग को खराब बताकर उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि पता नहीं इतनी खराब एक्ट्रेस को काम कैसे मिल गया और ऐसा लगता है कि पैसे देकर उसने इंडस्ट्री में एंट्री ली है। किसी को भी नहीं पता था कि सुहा जिनवू की बहन है, लेकिन सुहा का ऐसा मजाक बनते देख जिनवू को शर्मिंदगी महसूस होती थी। इसी रीजन से जब भी सुहा ब्रेक्स में घर आती तो जिनवू उससे अपनी एक्टिंग सुधारने के लिए कहता। उसने सुहा से यह भी कहा कि उसके क्लासमेट्स उसकी खराब एक्टिंग की वजह से उसकी इंसल्ट करते हैं, जिससे वो भी एम्बैरस होता है। सुहा अपने भाई का ये बिहेवियर समझ नहीं पाई, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जिनवू को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उसे अपने पास्ट में किए गए बर्ताव पर रिग्रेट है और साथ ही में वो ये भी मानता है कि जिस बुलिंग को आज उसे झेलना पड़ रहा है वो उसे डिजर्व करता है। कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकलने पर उसने इजिन को देखा और वो सोचने लगा कि ये मास्क पहना लड़का कौन है जो स्कूल यूनिफॉर्म में भी स्टैंड आउट कर रहा था। वो इजिन को देखते देखते आगे बढ़ने लगा कि तभी उसका पैर फिसल गया। वो वहीं गिर पड़ा, लेकिन इजिन स्नैक्स उठाने में उसकी मदद करता है। तभी इजिन के पेट से भी आवाज आने लगी और जिनवू समझ गया कि वो भूखा है। इसके बाद जिनवू ने अपने स्नैक्स इजिन के साथ शेयर किए और जब उसने इजिन को बिना मास्क के देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसने अपने स्कूल में कभी भी इतने गुड लुकिंग स्टूडेंट को नहीं देखा था। जिनवू ने जब इजिन से उसका ग्रेड पूछा तो इजिन ने बताया 3rd ईयर, लेकिन ये भी कहा कि वो सेम स्कूल में नहीं है। जिनवू कुछ भी समझ नहीं पाया और इजिन आगे कहता है कि वो बस यहाँ विजिट करने आया है। तभी जिनवू के पास उन पुलिस का कॉल आया और वो तुरंत हड़बड़ाते हुए उनके लिए स्नैक्स लेकर क्लास की तरफ भागता है। इधर क्लास में पुलिस जिनवू के खरीदे स्नैक्स खा रहे हैं और जिनवू मुंह नीचे कर यही सोच रहा था कि आखिर उसे कब तक ये सब झेलना पड़ेगा। अब क्योंकि जिनवू सामने नहीं देख रहा था तो इस लड़की ने उस पर यह इल्जाम लगा दिया कि वो इतनी देर से उसके पैरों को देख रहा है। जिनवू इससे चौंक गया और उसने कहा कि भला वो उसके पैरों को क्यों देखेगा, मगर ये जवाब उस लड़की को पसंद नहीं आया और उसने कहा कि जिनवू उसकी बेइज्जती कर रहा है। तभी जांग ने एक और ट्यूटोरियल कंप्लीट किया और बिना कोई वार्निंग दिए अचानक जिनवू पर अटैक कर दिया। जिनवू गिर गया और उसे दर्द होने लगा, लेकिन तभी जांग उसे चोक करने की कोशिश करता है। जांग इतना स्ट्रॉन्ग है कि जिनवू सांस नहीं ले पा रहा था और देखते ही देखते वो वहीं बेहोश हो जाता है। आगे हम फ्लैशबैक में जिनवू को देखते हैं जिसके क्लासमेट्स उसके सामने ही सुहा के लिए काफी भला बुरा कह रहे थे, यहाँ तक कि वो उसकी पर्सनल लाइफ और कैरेक्टर पर भी सवाल उठाते हैं। जब जिनवू से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने क्लासमेट से कहा कि वो किसी के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, लेकिन उस समय भी जिनवू उनसे पिटने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया था। इधर इन्फर्मरी में जिनवू को होश आया और वो अपने पास इजिन को बैठा देखता है। इजिन उससे सीधे पूछा कि उसने सबके बारे में अपनी बहन को क्यों नहीं बताया है। जिनवू अनजान बनने की एक्टिंग करने लगा, लेकिन इजिन दोबारा पूछता है कि उसने सुहा से कुछ भी शेयर क्यों नहीं किया। इजिन का लुक देख जिनवू समझ गया कि वो मजाक नहीं कर रहा है। उसके बाद वो रिवील करता है कि जब सुहा का एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ तो काफी मेहनत करने के बावजूद उसे हेट कमेंट्स मिलते थे, जिससे वो हर समय उदास रहा करती थी। उसने आगे बताया कि अगर लोगों को पता चला कि एक्ट्रेस सुहा का भाई ब्रेड शटल है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ब्रेड शटल उस स्टूडेंट को कहा जाता है जो अपने पैसों से बुलीज के लिए स्नैक्स खरीदता है और उनके छोटे मोटे काम करता है। जिन्हों ने आगे बताया कि सेलिब्रिटीज को अपनी और फैमिली दोनों की इमेज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से सुहा को दोबारा लोगों की हेट का सामना करना पड़े। इजी ने जिन्नू से पूछा कि क्या उसने टीचर से हेल्प लेने की कोशिश की, जिस पर वो जवाब देता है कि अगर सब कुछ इतना सिंपल होता तो ये प्रॉब्लम कब की सॉल्व हो चुकी होती। जिन्नू नहीं चाहता कि ये बड़ा इशू बने और फिर लोगों को पता चले कि सुहा उसकी बड़ी बहन है, क्योंकि इससे कुछ भी रिजॉल्व नहीं होगा, उल्टा मुसीबतें बढ़ जाएंगी। जिन ने पूछा कि उसका आगे का क्या प्लान है और तभी पुलिस जिन्नू को मैसेज कर और स्नैक्स लाने के लिए कहते हैं। इसके बाद जिन्नू ने उदास मन से कहा कि उसे ग्रेजुएशन तक ये सब ऐसे ही झेलना पड़ेगा। उसका जवाब सुनने के बाद जिन बाहर आ गया और उसने फोन पर किसी से पूछा कि क्या उसने सारी बातें सुन ली। हमें पता चलता है कि जिन्हें पहले ही सुहा को कॉल कर दिया था, इसकी वजह से उसने पूरी कॉन्वर्सेशन सुन ली थी। सुहा को लगता था कि जिन्नू प्यूबर्टी फेज में है और इसीलिए उसे उससे ज्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अब तक इस सच्चाई से अनजान थी कि उसका भाई असल में कैसा जीवन जी रहा है। सुहा को लगने लगा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है
लेकिन इजिन ने कहा कि इसमें ना तो सुहा और ना ही जिन्वू की कोई गलती है। कॉल ओवर होने के बाद इजिन याद करता है कि जब सुहा डायोन को विश करने आई तो उसे कितनी खुशी हुई थी, क्योंकि उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इसी के साथ अपनी बहन की खुशी का बदला चुकाने के लिए इजिन जिन्वू की प्रॉब्लम्स को अंत करने का मन बना लेता है। इधर जिन्वू की क्लास में कई बुलीज उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो हैरान हो गए क्योंकि जिन्वू के बजाय इजिन वहां पहुंच चुका था। एक ने इजिन से पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन इजिन बिना कोई जवाब दिए उनकी धुलाई शुरू कर देता है। जैसे ही दो लोग एक झटके में बेहोश हो गए, बाकियों का भी ध्यान इजिन की तरफ गया। और भी लोग इजिन का सामना करने आते हैं, लेकिन उनमें से एक भी इजिन को छू नहीं पाया। देखते ही देखते क्लास के बुलीज ढेर हो गए और अब जैंग इजिन का सामना करने आता है। वो अपने नए मूव्स की प्रैक्टिस बिना कोई रूल्स के करना चाहता था, तो इसीलिए वो फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। जैंग ने इजिन को पंच करने की कोशिश की, लेकिन वो इसे डॉज कर लेता है। जैंग ने दोबारा प्रयास किया, लेकिन इस बार इजिन एल्बो से उसके फेस पर अटैक करता है। इस अटैक के बाद जैंग के मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता, इजिन उस पर दोबारा अटैक कर उसे पीछे पुश कर देता है। अब जैंग भी सोचने लगा कि आखिर उसका ओपोनेंट कौन है। इसके बाद वो इजिन को किक करने की कोशिश करता है, लेकिन इजिन ने उसका पैर पकड़ उसके दूसरे पैर पर अटैक किया, जिससे जैंग डिसबैलेंस होकर वहीं गिर जाता है। पूरा क्लास जैंग की हालत देख हैरान था, मगर तभी और बुलीज क्लास में आ जाते हैं। जैंग ने भी खुद को संभालते हुए जिनसे कहा कि उसकी आइडेंटिटी तो वो नहीं जानता, मगर एक बात क्लियर है कि आज वो यहाँ से अपने पैरों पर नहीं जा पाएगा। बुलीज ने आते ही जिनसे पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन जब इजिन ने जवाब नहीं दिया तो सभी बुलीज उस पर एक साथ अटैक कर देते हैं। लेकिन अब इजिन भी रुकने वाला कहाँ था। बाहर जिन्वू क्लास की तरफ आते वक्त यही सोच रहा था कि काश आज के लिए इतना टॉर्चर काफी हो, और तभी उसे अपने क्लास के बाहर स्टूडेंट्स की भीड़ दिखी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक बुली दरवाजा तोड़ते हुए बाहर आ गिरता है। जब जिन्वू देखने आया कि आखिर क्लास में क्या हो रहा है, तो क्लास के अंदर वो हर तरफ से बुलीज को पिटते हुए देखता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इजिन ने अकेले ही क्लास के सभी बुलीज को धूल चटा दी थी। जैंग को भी समझ नहीं आया कि आखिर उनके स्कूल में ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया है। तभी इजिन कैंग की तरफ बढ़ने लगा। इजिन ने उससे पूछा कि वो बाकियों को बुली क्यों करता है, इसका क्या रीजन है। इजिन ने उसे आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब उसके कानों तक ये खबर पहुंची कि यहाँ किसी को बुली किया गया है, तो वो दोबारा स्कूल में आएगा और अगली बार ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। जैंग उसके सामने टफ बनने की कोशिश करने लगा और उसने हंसते हुए इजिन की वार्निंग का मजाक उड़ाया, लेकिन तभी इजिन उसका सर टेबल पर पटक देता है। वो यही नहीं रुका और उसने कई बार उसका सर टेबल पर पटका। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी डर से सहम गए और आखिरकार जैंग की अकड़ ने भी जवाब दे दिया। उसने इजिन से रुकने के लिए कहा, मगर इजिन जवाब मांगता है। जैंग ने कहा कि वो उसकी बात मानेगा और अब से किसी को भी बुली नहीं करेगा। इसी के साथ इजिन का काम पूरा हुआ और वो क्लास से बाहर चला जाता है। लेकिन तभी जैंग ने जिन्वू को नोटिस किया, जो उसे देखे जा रहा था। जैंग से अपनी बेइज्जती सहन नहीं हुई और वो जिन्वू पर भड़क गया। वो अपनी हार का गुस्सा जिन्वू पर निकालना चाहता था, तो इसीलिए उसने उसे पास बुलाया। लेकिन तभी अचानक इजिन क्लास में वापस आ जाता है। इससे पहले कि जैंग कुछ कह पाता, इजिन ने अटैक कर उसे पीछे ढकेल दिया, जिसके बाद वो उसकी उंगली पकड़ लेता है। जैंग के रिएक्ट करने से पहले ही इजिन उसकी उंगली तोड़ दी और पूछा कि क्या उसे उसकी वार्निंग मजाक लग रही थी। इस पर जैंग दर्द से कराते हुए कहता है कि अब से वो इस बात का खास ध्यान रखेगा, मगर इजिन ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जब चाहे दोबारा स्कूल में आ सकता है। इसके बाद इजिन बाहर जाने लगा और जाते जाते उसने जिन्वू से कहा कि उसने जो स्नैक्स उसके साथ शेयर किए थे, उसका पेबैक उसने कर दिया है। जिन्वू ये सुनते ही चौंक गया। इसके बाद इजिन सुहा को बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अगले दिन जिन्वू के क्लासमेट्स हमें पता चला कि जैंग और बाकी बुलीज को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, लेकिन कोई भी ये जान नहीं पाया कि मास्क पहना वो लड़का असल में कौन था। जिन्वू भी उसी के बारे में सोच रहा था कि तभी किसी ने जोर से उसका नाम पुकारा। हम देखते हैं कि सुहा स्कूल में आ चुकी है और सभी स्टूडेंट्स सेलिब्रिटी को अचानक वहां देख हैरान रह जाते हैं। जिन्वू भी चौंक गया, लेकिन सुहा उससे पूछती है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा था। ये जानकर उन दोनों लड़कियों के भी होश उड़ गए कि जिन्वू जिसे वो बुली करते थे असल में सुहा का छोटा भाई है। सुहा ने तुरंत जिन्वू से बैग पैक करने को कहा, और क्योंकि वो उसके गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहता था, तो इसीलिए चुपचाप उसके ऑर्डर्स फॉलो करता है। इसके बाद सुहा ने उन लड़कियों से कहा कि उसने उन्हें भी वीडियोस में देखा था, खासकर ये मैडम जिन्होंने खुद तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन लड़कों को ऑर्डर कर जिन्वू की बुलिंग करवाई थी। सुहा ने कहा कि वो लीगल एक्शंस लेगी और भले ही माइनर होने की वजह से उन्हें सजा न मिले, लेकिन सबको उनकी असलियत का पता जरूर चल जाएगा। इसके बाद सुहा और जिन्वू क्लास से बाहर आ गए, लेकिन जिन्वू ने उससे पूछा कि वो ये सब क्यों कर रही है। इससे गलत अफवाहें फैलेंगी और लोग उसे हेटफुल मैसेज भी भेजेंगे। सुहा वहीं रुक गई और उसने पूछा कि ऐसा क्यों होगा। जिन्वू ने जवाब में कहा कि वो स्कूल वायलेंस में इन्वॉल्व था। इस पर सुहा ने कहा कि क्या इसमें उसकी कोई भी गलती थी, गलती बुलीज की है, और जब उसे बेमतलब की अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो जिन्वू इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा है। सुहा ने उसे डांटते हुए समझाया कि उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए, और जिन्वू भी अपनी बहन की फीलिंग्स को फाइनली समझ जाता है। तभी सुहा ने स्टूडेंट्स के बीच इजिन को देखा, जो सब कुछ ठीक करने के बाद वहाँ से चला जाता है। आज कई दिनों बाद हम इजिन को स्कूल में देखते हैं और उसके दोस्त उसे सुहा
को कांटेक्ट करने के लिए कह रहे थे क्योंकि वो उसके साथ गेम्स खेलना चाहते हैं। यूना और सुखजू भी अमेरिका से वापस आ चुके हैं और सुखजू ने यूना को बताया कि शायद एजेंट सुहा को एस्कॉर्ट कर रहा था। यूना बिजनेस पर्पस से अमेरिका गई थी और उसके वापस लौटने पर जिये ने उससे मजाक में कहा कि ऐसा सुनने में आया है यूना ने अमेरिका में कोई लड़का पसंद कर लिया है। यूना कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद जिये ने बताया कि उसने ये भी सुना है वो लड़का कोरिया आने वाला है और वो चाहता है कि यूना उनका खास ध्यान रखे। यही सोच कर क्लास में यूना को गुस्सा आ रहा था और तभी वो अचानक उठकर एजेंट से बात करने चली आती है। उसने कहा कि वो उससे अकेले कुछ बात करना चाहती है, लेकिन एजेंट के दोस्तों ने जाने से मना कर दिया। तभी यूना उन्हें गुस्से में घूरने लगी और उससे डर कर सभी वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। यूना ने एजेंट से पूछा कि क्या उसके पास समय है, लेकिन एजेंट ने झट से जवाब दिया कि वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है क्योंकि उसे डायन के साथ शॉपिंग करने जाना है। यूना एजेंट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी तो वो भी डायन को ज्वाइन कर लेती है। इधर सुखजू ने एजेंट से पूछा कि क्या वो सुहा का बॉडीगार्ड था और जब एजेंट ने कंफर्म किया तो वो पूछता है कि उसके दोबारा सुहा के साथ काम करने के क्या चांसेस हैं। मतलब सुखजू भी सुहा का फैन है। यूना ने डायन से कहा कि वो उसके सिबलिंग रिलेशनशिप से काफी जेलस फील करती है क्योंकि एजेंट उसका बहुत ध्यान रखता है। ये सुन डायन ने यूना को डिनर पर इनवाइट किया और ये भी बताया कि एजेंट की कुकिंग स्किल्स लाजवाब है। इसके बाद वो सभी डायन के घर एजेंट के हाथों का बना खाना खाने पहुंचे और यूना को यकीन नहीं हुआ एजेंट इतना अच्छा खाना बनाना जानता है। खाना खाने के बाद एजेंट सबकी प्लेट्स धोने जाने लगा, लेकिन इस काम का जिम्मा यूना ने उठाया। डायन ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यूना मन बना चुकी थी। वो एप्रन पहनने लगी, उसे बांधने में उसे प्रॉब्लम होती है, लेकिन एजेंट उसकी हेल्प करता है। इससे यूना शर्माने लगी और एजेंट भी वहीं रुककर उसकी हेल्प करने लगता है। अगले दिन टीम 3 की बॉडीगार्ड मीटिंग में लीडर ने सबको बताया कि आज एक वीआईपी गेस्ट आने वाला है। गेस्ट का नाम लुइस बेली है, जो बेली ग्रुप का तीसरा बेटा है। बेली ग्रुप और एसडब्ल्यू के बीच कोई म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है और इसी वजह से लुइस उन्हें विजिट कर रहा था। लीडर ने आगे ये भी बताया कि यूना सारी फॉर्मेलिटीज देख रही है, तो इसीलिए टीम 3 जो यूना के अंडर है वो सारी सिक्योरिटी संभालेगी। सुखजू और एजेंट जो हमेशा यूना के साथ रहते हैं, उन्हें भी सिचुएशन में खास ध्यान रखने को कहा जाता है। उसके बाद यूना एयरपोर्ट पहुंच गई, जहां हम लुइस को उसकी बॉडीगार्ड टीम के साथ देखते हैं। लुइस ने आते ही यूना को हक किया, जिससे वो काफी चौंक जाती है क्योंकि उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि एजेंट ये सब देख क्या सोचेगा। लुइस ने यूना से पूछा कि वो इतना शर्मा क्यों रही है। उसने यूना के बॉडीगार्ड्स को देखा और उससे पूछा कि क्या बाकी लोगों के घूरने की वजह से वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने आगे कहा कि उसके बॉडीगार्ड्स या अटेंडेंट्स क्या सोचेंगे, इस बात की परवाह उसे नहीं करनी चाहिए। क्या एसडब्ल्यू अपने अटेंडेंट्स को ये भी नहीं सिखाता कि हर सिचुएशन में उन्हें अपना मुंह बंद रख ऐसे प्रिटेंड करना चाहिए जैसे उन्होंने अपने मास्टर के एक्शंस को देखा ही ना हो। बॉडीगार्ड्स शांत खड़े रहे और यूना भी टॉपिक चेंज करते हुए लुइस को वहां से चलने के लिए कहती है। वो दोनों लंच करने आ चुके हैं और लुइस ने यूना से पूछा कि उसने उसके ऑफर के बारे में क्या सोचा है। लुइस ने यूना को एंगेजमेंट का ऑफर दिया है, लेकिन वो इसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहती थी। लुइस ने यूना से कहा कि वो पर्सनली यहाँ उसका आंसर जानने आया है, फिर वो इस टॉपिक को अवॉइड क्यों कर रही है। यूना ने कहा कि उसने पहले ही अपना जवाब बता दिया था। इस पर लुइस कहता है कि उसने भी तो उसे दोबारा सोचने के लिए कहा था। लुइस का पेशेंस अब खत्म हो गया तो उसने यूना पर पर्सनल अटैक्स करने शुरू कर दिए। उसने यूना से कहा कि अगर देखा जाए तो इस समय उसके एसडब्ल्यू में कोई सॉलिड पोजीशन या पावर नहीं है। उसने अपने फादर से एसडब्ल्यू के काफी शेयर्स तो इनहेरिट कर लिए, लेकिन उसके कजन्स के कंपैरिजन में उसके पास कोई भी स्किल्स नहीं है और इसी कारण से उसके हर डिसीजन को एसडब्ल्यू का मैनेजमेंट अस्वीकार कर देता है। यूना को गुस्सा आने लगा क्योंकि लुइस असल में सच कह रहा था। उसकी फ्रस्ट्रेशन चेहरे पर साफ नजर आने लगी, लेकिन तभी किसी ने उनकी कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट करते हुए कहा कि अगली लोकेशन पर जाने का टाइम हो गया है। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और एजेंट को घूरने लगे। इसके बाद वो कहता है कि अगर हम तुरंत नहीं निकले तो लेट हो जाएंगे। यूना समझ गई कि एजेंट झूठ इसीलिए बोल रहा है क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन इससे नाराज लुइस पूछता है कि क्या एसडब्ल्यू ने अपनी सिक्योरिटी को मैनर्स नहीं सिखाए हैं या फिर ये बॉडीगार्ड अपनी मर्जी से एक्ट कर रहा है। यूना ने तुरंत एजेंट की साइड लेते हुए कहा कि उसने ही बॉडीगार्ड को इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के बारे में याद दिलाने को कहा था। तक लुइस ने भी कुछ सेंस कर लिया था, तो इसीलिए अपना बिहेवियर नॉर्मल करने के बाद उसने यूना से कहा कि वो उससे अकेले में बात करना चाहता है। यूना ने बॉडीगार्ड से बाहर जाने को कहा, लेकिन जब वो नहीं गए तो यूना दोबारा मुस्कुराते हुए कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, तो इसीलिए वो बाहर जा सकते हैं। दोनों साइड के बॉडीगार्ड्स बाहर चले गए, जिसके बाद लुइस ने यूना से पूछा कि क्या उसने उसका ऑफर उस बॉडीगार्ड की वजह से रिजेक्ट किया है। ये सुनकर यूना हड़बड़ा गई, लेकिन लुइस कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी सी बात से वो अपसेट फील नहीं करता है। उसने आगे कहा कि अगर यूना चाहे तो एंगेजमेंट के बाद भी उस बॉडीगार्ड को डेट कर सकती है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ लोग बिजनेस प्रॉफिट्स के लिए ही शादी किया करते हैं। यूना कुछ भी समझ नहीं पाई और लुइस कहता है कि बाकी बातें हम कल करेंगे और वो वापस अमेरिका लौटने से पहले उसका जवाब जानना चाहता है। बाहर
आते ही लुइस ने एजेंट का कंधा थपथपाया और कहा कि उसे अपनी औकात में रहना चाहिए। इसके बाद हम जीए को यूना से नाराज देखते हैं क्योंकि वो अपना प्लान शेड्यूल भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी। जीए ने बताया कि लुइस उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है जिसे बेली ग्रुप और एसडब्ल्यू मिलकर कर रहे हैं, मगर आज यूना इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटीज को भी पूरा नहीं कर पाई थी। यूना ने बताया कि लुइस ने अपनी तरफ से आज का शेड्यूल कैंसिल कर दिया, लेकिन इसे जीए उस पर भड़क जाती है। उसने यूना से साफ साफ कहा कि उसे तो पता ही होगा वो उससे कितनी नफरत करती है। एसडब्ल्यू के फैमिली मेंबर्स में अच्छे रिलेशंस नहीं है, लेकिन सारे रिलेटिव्स में वो यूना को ही सबसे ज्यादा हेट करती है। जीए ने आगे बताया कि उसके लिए इस पोजीशन पर पहुंचना आसान नहीं था। उसने बहुत मेहनत की है और यहाँ तक कि अपने फादर से भी कॉम्पीट किया है। उसके बड़े भाई पर भी कई बार रिलेटिव्स ने अटैक किए, लेकिन उसने भी उनका सामना कर एसडब्ल्यू में अपनी जगह बनाई। और ये सब तब शुरू हुआ था जब जीए आज की यूना से भी कम उम्र की थी। इसके बाद जीए ने यूना से पूछा कि आखिर वो क्या कर रही है। बिना उंगली उठाए उसे अपने फादर के शेयर्स मिल गए और यहाँ तक कि एसडब्ल्यू के प्रेसिडेंट भी उसे बचपन से स्पेशल अटेंशन देते आए हैं। उन्होंने यूना को रिलेटिव से प्रोटेक्ट किया और यहाँ तक कि जीए और उसके भाई पर भी कड़ी नजर रखी ताकि यूना को कोई प्रॉब्लम ना हो। जीए आगे कहती है कि अगर टाइम ऐसे ही बीतता रहा तो फ्यूचर में यूना एसडब्ल्यू की अथॉरिटी का यूज कर बाकी बिजनेसेस को भी बिना कुछ किए ही एक्वायर कर लेगी। जीए ने कहा कि अगर बात केवल उस तक सीमित होती तो भी ठीक था, लेकिन उन एम्प्लॉयज का क्या जिनकी इसमें कोई गलती नहीं है। यूना चुपचाप उसकी सभी बातों को सुन रही थी और आखिर में जीए यूना से रिस्पॉन्सिबल बनने को कहती है। इधर लुइस के पर्सनल बॉडीगार्ड ने उसके कहने पर एजेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। नाम और एज बताने के बाद उसने बताया कि एजेंट यूना का क्लासमेट है जिसे एसडब्ल्यू में बॉडीगार्ड की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सुनकर लुइस सोचने लगा कि क्या एजेंट अपने कनेक्शंस का यूज कर एसडब्ल्यू में आया है। उसे यूना की बेवकूफी पर भी गुस्सा आया क्योंकि वो एक ट्रेनी को आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में ले आई थी। अगले दिन बिजनेस मीटिंग के दौरान भी लुइस एजेंट को ही देखे जा रहा था। मीटिंग ओवर हो चुकी है और क्योंकि अब कोई ड्यूटीज नहीं बची थी तो लुइस ने कहा कि वो कहीं जाना चाहता है। इधर जीए ने भी अपना शेड्यूल कैंसिल कर दिया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि लुइस आखिर चाहता क्या है। बॉडीगार्ड ने उसे बताया कि लुइस ने अचानक एसडब्ल्यू बॉडीगार्ड्स की ट्रेनिंग देखने की रिक्वेस्ट की और ट्रेनिंग फैसिलिटी में एंटर करते ही वो देखते हैं कि सारे बॉडीगार्ड्स वहां मौजूद हैं, लेकिन यूना और लुइस में बहस हो रही थी। लुइस ने यूना का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसके बॉडीगार्ड स्टूडेंट्स हैं और उनमें से एक तो अभी भी ट्रेनी है। उसने आगे ये भी पूछा कि क्या ये बॉडीगार्ड एसडब्ल्यू ने अपॉइंट किए हैं या यूना ने इन्हें खुद ही चूज किया है। टीम 3 के लीडर ने कहा कि वो ऐसे कंडक्ट नहीं करते और उनके सभी बॉडीगार्ड्स यहाँ तक कि सुक्जू और एजेंट भी काफी स्किल्ड हैं। लुइस ने कहा कि बातें तो कोई भी कर सकता है, लेकिन क्यों ना उसके और एसडब्ल्यू बॉडीगार्ड्स के बीच एक प्रैक्टिस मैच हो जाए। सभी इससे चौंक गए, लेकिन लुइस कहता है कि इससे दोनों साइड के बॉडीगार्ड्स को काफी बेनिफिट होगा। यूना ने कहा कि वो डिसीजन अपने आप नहीं ले सकती क्योंकि बॉडीगार्ड्स उनकी सुरक्षा करने के लिए हैं, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए। ये सुन सभी बॉडीगार्ड्स खुश हुए, लेकिन लुइस मुस्कुराते हुए एजेंट से पूछता है कि उसके क्या विचार हैं। ये पूरी कॉन्वर्सेशन उसके कारण ही स्टार्ट हुई थी, तो क्या वो केवल उस व्यक्ति के पीछे छुपा रहेगा जिसे उसे प्रोटेक्ट करना है। एजेंट ने रिएक्ट नहीं किया। इसके बाद लुइस सारे एसडब्ल्यू बॉडीगार्ड्स को प्रवोक करने की कोशिश करता है। उसने कहा कि क्या एसडब्ल्यू के बॉडीगार्ड्स इतने वीक हैं कि वो एक चैलेंज भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। बॉडीगार्ड्स को गुस्सा आ गया, लेकिन टीम 3 का लीडर कहता है कि वो ये मैच एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि अगर उन्हें इंजरीज हुई तो वो अपनी ड्यूटीज नहीं कर पाएंगे, जिससे उनके क्लाइंट्स को परेशानी होगी। तभी जीए ने कहा कि वो टीम 2 को अलाउ करती है। उसने टीम 2 के लीडर से उसकी इच्छा पूछी और वो खुशी खुशी ये मैच एक्सेप्ट कर लेता है। टीम 2 के बॉडीगार्ड्स जो ड्यूटी पर नहीं है वो सभी प्रैक्टिस मैच के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लुइस का उकसाना काम नहीं आया क्योंकि एजेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। उसने आगे कहा कि एजेंट बहुत लकी है क्योंकि उसे आखिर तक छुपने का मौका जो मिल गया था। अब एजेंट से रहा नहीं गया तो वो भी मैच के लिए तैयार हो जाता है। यूना ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस पर एजेंट कहता है कि वो ओरिजिनली टीम 2 का ही पार्ट है। सभी बॉडीगार्ड्स उससे देख खुश हो गए, जिसके बाद पहले मैच के लिए ओपोनेंट्स एरिना में आते हैं। लुइस के बॉडीगार्ड ने बताया कि उसने सबको इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं और कुछ नहीं तो कम से कम एजेंट का एक हाथ या पैर तो वो तोड़ ही देंगे। जीए ने कहा कि भले ही वो एजेंट की स्किल्स को जानती है, लेकिन तब भी उसे उसकी चिंता हो रही है। बॉडीगार्ड ने कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं है क्योंकि अभी तक एसडब्ल्यू में जितने भी प्रैक्टिस मैच हुए हैं उनमें कोई भी एजेंट को डिफीट नहीं कर पाया था। तभी मैच शुरू होता है और एजेंट ने सीधे अपने ओपोनेंट के फेस पर ही किक कर दिया, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। लुइस के भी होश उड़ गए और एसडब्ल्यू बॉडीगार्ड्स के चेहरे खिल उठे थे। बॉडीगार्ड्स ये डिसाइड कर रहे थे कि एजेंट के बाद अगले मैच के लिए कौन जाएगा, लेकिन तभी एजेंट कहता है नेक्स्ट। सभी शांत हो गए और एजेंट लुइस को देख अगला ओपोनेंट भेजने का इशारा करता है। सभी बॉडीगार्ड समझ गए कि एजेंट यही चाहता है कि विनर अगले मैचेस को कंटिन्यू करता जाए। लुइस इससे चिढ़ गया क्योंकि एजेंट ने सबके बीच में उसे प्रवोक किया था। दूसरा मैच शुरू होने वाला था और बॉडीगार्ड ने लुइस से कहा कि इस बार वो जरूर जीतेंगे। मैच शुरू होते ही एजेंट अपने ओपोनेंट के अटैक्स को डॉज करते हुए उसे पंच करता है। बॉडीगार्ड ने इस बार उसका पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एजेंट ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए जंप कर उसके फेस पर ही किक कर दिया। एक और बॉडीगार्ड ढेर हो जाता है, जिसके बाद एजेंट ने कहा नेक्स्ट।
जहां एसडब्ल्यू बॉडीगार्ड्स को बड़ा मजा आ रहा था, तो वहीं लुइस के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। लुइस सोचने लगा कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, भला उनके बॉडीगार्ड्स एक टीनेजर से कैसे डिफीट हो सकते हैं। लेकिन उसके पर्सनल बॉडीगार्ड ने बताया कि गलती उनके बॉडीगार्ड्स की नहीं है। फर्स्ट राउंड में भले ही बॉडीगार्ड ने सीरियसली फाइट नहीं की, लेकिन दूसरे राउंड में ऐसा नहीं हुआ था। उसने आगे कहा कि इस टीनेजर के स्किल्स वाकई बेहतरीन हैं। इसके बाद थर्ड मैच स्टार्ट हुआ, मगर इस बार एजेंट का ओपोनेंट पहले से ही अलर्ट था क्योंकि वो उसके स्किल्स को देख चुका था। तीसरा मैच शुरू हुआ और स्टार्टिंग से ही बॉडीगार्ड एजेंट पर फास्ट मल्टीपल अटैक्स करने लगा। एजेंट ने डॉज करते हुए बॉडीगार्ड को पंच किया, लेकिन उसके भी डिफेंसेस स्ट्रॉन्ग थे। ओपोनेंट ने जैसे ही एक और बार पंच किया, एजेंट उसका हाथ पकड़ के ट्विस्ट कर देता है। इससे बॉडीगार्ड एजेंट की पकड़ में आ गया और वो भी मौके का फायदा उठाते हुए उसे पटक देता है। इससे पहले कि बॉडीगार्ड उठ पाता, एजेंट ने उसे चोक कर दिया, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और आखिरकार वो टैप कर अपनी हार स्वीकार करता है। एजेंट ने तुरंत उसे छोड़ दिया, लेकिन बॉडीगार्ड को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने किसी प्रैक्टिस मैच में नहीं बल्कि रियल बैटल में फाइट की हो। इसके बाद एजेंट ने फिर से लुइस की तरफ देखते हुए कहा, नेक्स्ट। वो काफी इरिटेट हो चुका था क्योंकि हर बार एजेंट उसकी तरफ देखते हुए ही अगले ओपोनेंट को मैच के लिए बुला रहा था। लेकिन लुइस के बॉडीगार्ड ने उसे सलाह दी और कहा कि बेहतर यही होगा कि हम विड्रॉ कर लें, क्योंकि हमारे बॉडीगार्ड्स इस टीनेजर को डिफीट नहीं कर पाएंगे। टीम 2 के लीडर ने भी गेस कर लिया था कि मैच अब यहीं ओवर हो जाएगा। जब जीएनएस का रीजन पूछा तो बॉडीगार्ड ने बताया कि अगर मैच कंटिन्यू भी हुआ तो भी एजेंट को डिफीट करना आसान नहीं होगा, और बाई चांस अगर उन्होंने उसे डिफीट कर भी दिया तो भी उनकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि एजेंट ने अकेले ही उनके 3 बॉडीगार्ड्स को डिफीट कर दिया था। साथ ही में शुरू से ही लुइस की मंशा एजेंट को ह्यूमिलिएट करने की थी, लेकिन अब रिजल्ट्स डिफरेंट हैं तो वो भी गिव अप कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और लुइस के बॉडीगार्ड्स ने मैच से विड्रॉ कर लिया। मैच ओवर होते ही सभी एजेंट के लिए चीयर करने लगे और बॉडीगार्ड्स उसे किसी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे थे। ये देख टीम 2 के लीडर ने कहा कि हमारे बॉडीगार्ड्स में एजेंट काफी पॉपुलर है। जीए कहती है कि एजेंट ज्यादा बोलता नहीं और अपने एक्सप्रेशंस भी शो नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग उसकी इज्जत करते हैं। बॉडीगार्ड ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि एजेंट ने हमेशा अपने स्किल से खुद को प्रूव किया है और यही बात उसे खास बनाती है। आगे हम देखते हैं कि यूना के ग्रैंडपा को भी इस प्रैक्टिस मैच के विषय में पता चल चुका था। उनके सेक्रेटरी ने सब कुछ बताया कि कैसे उन्हें प्रवोक किया गया, और जब टीम 3 ने मैच से इनकार कर दिया तो टीम 2 को मजबूरी में ये मैच एक्सेप्ट करना पड़ा। प्रेसिडेंट रिजल्ट्स के बारे में पूछते हैं, जिस पर यूना ने बताया कि एजेंट ने अकेले ही सभी बॉडीगार्ड्स को डिफीट कर दिया था। प्रेसिडेंट भी इस न्यूज से खुश नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ। लुइस ने एजेंट को रिक्रूट करने की कोशिश की। उसने एजेंट से उसके लिए काम करने को कहा, और क्योंकि वो एसडब्ल्यू में ट्रेनी है तो उसे अपने यहाँ परमानेंट पोजीशन भी ऑफर की, लेकिन एजेंट ये ऑफर रिफ्यूज कर देता है। लुइस को लगा कि शायद पैसों का इशू है, तो उसने आगे कहा कि जो भी एसडब्ल्यू एजेंट को ऑफर कर रहा है वो उसका डबल नहीं बल्कि ट्रिपल प्राइस पे करने को तैयार है। लेकिन इस बार भी एजेंट का जवाब सेम था। लुइस ने कहा कि इतनी यंग एज में ऐसे ऑफर्स बार बार नहीं मिलते, लेकिन क्योंकि वो रिफ्यूज कर रहा है तो वो भी उसे फोर्स नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद वो एजेंट को यूना से दूर रहने के लिए कहता है। लुइस ने आगे कहा कि यूना एजेंट को डिजर्व नहीं करती, लेकिन एजेंट ने बताया कि वो केवल अपनी बॉडीगार्ड की ड्यूटी पूरी कर रहा है। लुइस ने उसे एक और बार सोचने को कहा, लेकिन एजेंट डिस्कशन ओवर करते हुए चुपचाप वहां से चला जाता है। एजेंट के एरोगेंट बिहेवियर से लुइस काफी नाराज है और उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा कि अगर आज वो डिफीट नहीं हुए होते तो एजेंट कभी भी उसके सामने ऐसे बिहेव नहीं कर पाता। बॉडीगार्ड ने कहा कि उनका ओपोनेंट टफ था और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में शायद वो भी एजेंट को डिफीट नहीं कर पाता। एजेंट ने बेली ग्रुप के एलीट बॉडीगार्ड्स को डिफीट किया है, जिससे ये साबित होता है कि वो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बॉडीगार्ड ने आगे कहा कि केवल हैंड टू हैंड कॉम्बैट में जीतना ही बॉडीगार्ड की असली एबिलिटीज को नहीं दर्शाता है। अगर केवल फाइटिंग ही करनी होती तो प्रोफेशनल फाइटर्स इस जॉब के लिए ज्यादा सुटेबल होते, और इसीलिए फाइटिंग बॉडीगार्ड बनने की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद लुइस ने अपने प्लान्स की प्रोग्रेस के बारे में पूछा। बॉडीगार्ड ने बताया कि सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है और जिस व्यक्ति का उन्हें इंतजार है वो कल विजिट करेगा। लुइस इससे खुश हुआ और सोचने लगा कि उसके बड़े भाई की वीकनेस कल उसके हाथों में होगी। अगले दिन यूना और लुइस लंच कर रहे थे और लुइस ने उससे उसके एंगेजमेंट ऑफर के बारे में पूछा। क्योंकि लुइस कल अमेरिका के लिए निकलेगा तो इसीलिए यूना ने कहा कि वो अपना जवाब कल उसे बता देगी। लुइस ने कहा कि वो वेट करेगा और यूना सोचने लगी कि किसी तरह उसे बस एक और दिन निकालना है। लेकिन तभी लुइस ने कहा कि एजेंट सच में काफी अट्रैक्टिव है और शायद इसीलिए यूना उसे लाइक करती है। ये सुन यूना का चेहरा लाल हो गया और वो बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन लुइस ने उससे कहा कि वो उससे शादी करने के बाद भी अगर चाहे तो एजेंट को डेट कर सकती है। इस पर यूना ने पूछा कि फिर उससे शादी करने का क्या ही मतलब बनता है। लुइस ने बताया कि उनकी शादी बस एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है जो दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। वो दोनों शादी के बाद जिसे चाहे डेट कर सकते हैं।
इसके बाद लुइस वहां से जाते जाते यही कहता है कि कल वो उसके आंसर का इंतजार करेगा। यूना का भी शेड्यूल कंप्लीट हो चुका था तो वो बॉडीगार्ड्स के साथ वापस जा रही थी। तभी ट्रैफिक में उनकी कार रुकी और यूना एजेंट से बात कर ही रही थी कि तभी एजेंट ने एक व्यक्ति को बाहर देखा जिसके फेस पर स्पाइडर का टैटू था। एजेंट उसे देखते ही चौंक गया और लगातार उसे घूरने लगा। उसने यूना से कहा कि उसे कुछ जरूरी काम है तो इसीलिए वो वहां से अपने आप चला जाएगा। एजेंट कार से उतरते ही उस व्यक्ति का पीछा करने लगा लेकिन वो उसे कहीं भी ढूंढ नहीं पाया। वो व्यक्ति एक होटल पहुंच चुका है और ये वही होटल है जहाँ लुइस रुका हुआ था। बॉडीगार्ड ने लुइस को बताया कि वो व्यक्ति आ चुका है और हम एक लड़के को बॉडीगार्ड के साथ देखते हैं। लुइस ने उससे फाइल्स के बारे में पूछा जिस पर वो कांपते हुए एक पेन ड्राइव देता है। बॉडीगार्ड फाइल्स चेक करने लगा और लुइस सोच रहा था कि अगर उसे फाइल्स मिल गई तो वो अपने बड़े भाई को बिजनेस से बाहर कर देगा। उस लड़के ने पूछा कि उसे इस काम के पैसे कब मिलेंगे। उस पर लुइस ने कहा कि फाइल्स कंफर्म करने के बाद उसे उसकी पेमेंट मिल जाएगी। तभी वो व्यक्ति जिसे एजेंट ने देखा था गन के साथ रूम में एंटर करता है और उसे देख सभी अलर्ट हो जाते हैं। उसने आते ही फायरिंग स्टार्ट कर दी और बॉडीगार्ड लुइस को प्रोटेक्ट करते हुए सोफा के पीछे छुप जाता है। लुइस समझ गया इस शूटर को उसके बड़े भाई ने भेजा है लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि उसका बॉडीगार्ड घायल हो चुका था। वो शूटर अभी भी फायरिंग कर रहा था लेकिन तभी बॉडीगार्ड उस पर स्टन गन से अटैक करता है। शूटर ने डॉज किया और दोबारा फायरिंग करने लगा। बॉडीगार्ड फंस चुका था क्योंकि उसके पास रियल गन नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरिया में फॉरेनर्स को गन्स कैरी करने की परमिशन नहीं है। तभी अचानक एजेंट वहां आ गया और उसने उस शूटर को पकड़ लिया। बॉडीगार्ड सोचने लगा कि एजेंट बेवकूफ है क्योंकि वो एक शूटर से हैंड कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी एजेंट ने शूटर को हेडबट किया और उसकी गन ले ली। एजेंट के पास गन देख शूटर ने नाइफ से अटैक करने की कोशिश की लेकिन तभी एजेंट उसके पैर पर शूट कर देता है। इससे शूटर वहीं ढेर हो गया। लेकिन लुइस ने बॉडीगार्ड से पूछा कि वो तो कह रहा था एजेंट को केवल हैंड टू हैंड कॉम्बैट आता है। अगले दिन सेक्रेटरी ने चेयरमैन को बताया कि जब एजेंट मर्सनरी जॉब्स करता था तो उससे एक असासिन मिला जिसके साथ उसने काफी वक्त तक काम किया। ये वही असासिन है जो लुइस को मारने आया था और इसीलिए एजेंट ने उसे देखते ही पहचान लिया था। सेक्रेटरी आगे बताता है लुइस अपने बड़े भाई बिली के खिलाफ कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था और उनकी कंपनी का एक एम्प्लॉय ही सीक्रेटली उन्हें ये इन्फॉर्मेशन देने आया था। मतलब ये पूरा इंसिडेंट बेली ग्रुप के दूसरे बेटे बिली की वजह से हुआ था। मगर चेयरमैन ने भी चैन की सांस ली क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई थी और सेक्रेटरी ने उन्हें ये भी बताया कि बेली फैमिली और लुइस ने पर्सनली उनका शुक्रिया किया है। इधर लुइस के भी वापस लौटने का समय हो चुका था लेकिन यूना ने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। इसका रीजन बताते हुए यूना ने कहा कि वो मैरिज को ट्रांजैक्शन नहीं समझती और जिस रिश्ते में प्यार नहीं वो उसे निभा नहीं सकती। लुइस ने उसे फोर्स नहीं किया लेकिन ये भी समझाया कि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशंस उसके सामने आती रहेंगी जिनमें उन्हें चुनाव करना होगा। उसने ये भी कहा क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का एहसानमंद है तो इसीलिए उसे उसके डिसीजन से कोई आपत्ति नहीं है। यूना ने शर्माते हुए कहा कि एजेंट उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। लुइस ये जानकर हैरान हो गया कि एजेंट यूना का क्रश है। उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ क्योंकि उसने यूना को ऐसा ऑफर दिया था जो उसकी पर्सनालिटी से बिल्कुल विपरीत था। लुइस जाने लगा और जाते जाते उसने एजेंट से पूछा कि क्या वो सच में उसके लिए काम नहीं करना चाहता है। एजेंट ने हाँ में जवाब दिया लेकिन बाकी सब ये देखकर चौंक गए कि एजेंट को लुइस ने पर्सनली रिक्रूट करने की कोशिश की है। लुइस ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एजेंट का शुक्रिया किया और कहा कि वो जब भी चाहे उन्हें ज्वाइन कर सकता है, वो उसे अच्छी तरह ट्रीट करेगा। लुइस के बॉडीगार्ड ने भी कहा कि वो आभारी है। इसके बाद लुइस अमेरिका वापस लौट जाता है। इसके बाद शाम को यूना ने एजेंट को बताया कि उसने भी असासिन इंसिडेंट के बारे में सुना था। वो उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसकी वजह से प्रोजेक्ट अप्रूव हो पाया जिससे उनकी कंपनी को काफी बेनिफिट्स हुए हैं। एजेंट ने कहा कि इसमें उसके अकेले का नहीं बल्कि सभी बॉडीगार्ड्स का कंट्रीब्यूशन रहा है। यूना को तभी लुइस की बातें याद आई जब उसने कहा था कि फ्यूचर में दोबारा उसके सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब उसे चूज करना होगा। इसके बाद यूना ने एजेंट से पूछा कि उसका गोल क्या है। एजेंट ने कहा कि उसने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है। यूना आगे पूछती है कि वो फ्यूचर में क्या करेगा या किस तरह का लाइफस्टाइल जीना चाहता है। तभी एजेंट को अपने मर्सनरी दिन याद आ गए जब वो एक से बढ़कर एक खतरनाक मिशंस पर जाया करता था जहां उसे हर दिन जान की बाजी लगानी पड़ती थी। एजेंट अपने ही ख्यालों में खो गया। जिसके बाद उसने कहा कि वो बस अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है क्योंकि वो ही समय उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस समय और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये शब्द यूना के दिमाग में घूमने लगे और वो रात में जिए से मिलने आ पहुंची। जिए ने पूछा कि वो इतनी रात में उसके ऑफिस क्यों आई है, जिस पर यूना ने कहा कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। यूना ने जिए से उसकी कंपनी को टेक ओवर करने के लिए कहा। वो कहती कि उसे कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उसमें बिजनेस संभालने की क्वालिफिकेशंस हैं। वो ये भी नहीं जानती कि फ्यूचर में वो इतनी क्वालिफाइड बन भी पाएगी या नहीं। उसका बिजनेस मैनेजमेंट में मन नहीं लगता और इसीलिए अगर वो कोई कंपनी इनहेरिट करने वाली है तो यही चाहती है कि जी उस कंपनी को संभाले। ये सब सुनकर जी को झटका लगा लेकिन यूना आगे बताती है कि वो अपने डैड के शेयर्स को तो सेल नहीं कर सकती लेकिन वो अपनी कंपनी उसे देना चाहती है। इसके बाद जी ने यूना से पूछा कि क्या उसे अंदाजा भी है वो क्या कह रही है। साथ ही में कंपनी ट्रांसफर करना उसके कंट्रोल में नहीं है। यूना ने कहा कि वो कुछ भी नहीं जानती लेकिन सच ये है कि वो अभी काबिल नहीं है तो इसीलिए वो चाहती है कि जी उसकी हेल्प करे। जी ने पूछा कि भला उसकी हेल्प करने
की उसे क्या ही जरूरत है। इस पर यूना कहती है कि इससे उसे कोई लॉस नहीं होगा बल्कि एडवांटेज मिलेगा जो वो अपने सगे बड़े भाई योंगो से बिजनेस में फाइट करेगी। जी इस बारे में सोचने लगी और यूना भी अपनी बात कहकर उसके ऑफिस से चली जाती है। आगे हम डूसिक को देखते हैं जो एजेंट से मिलने के बारे में सोच रहा था कि तभी उसका खास आदमी ह्यूंगसुक उसे बताता है कि गैंगस्टर किलसू उससे मिलने आया है। किलसू का नाम सुन डूसिक चौंक गया और तभी वहाँ किलसू आ जाता है जो पावर हायरार्की में डूसिक से ऊपर है। इधर बाकी गैंग्स को भी पता चल गया कि किलसू के कदम कोरिया में पड़ चुके हैं। वो रशिया में रहता है लेकिन कोई भी समझ नहीं पाया कि वो वापस क्यों आया है, मगर किलसू के आने से एक बात तो साफ है कि जरूर कोई न कोई बड़ी घटना होने वाली है। गैंग लीडर्स इस बात से चिंतित हैं कि कहीं डूसिक और किलसू दोबारा अपनी फोर्सेस ज्वाइन न कर लें, क्योंकि डूसिक पहले किलसू के लिए ही काम किया करता था। लेकिन एक बात वो भी जानते हैं कि डूसिक किलसू से बहुत अलग है। जहां वो पावर होने के बावजूद भी शांति से रहना पसंद करता है, तो वहीं किलसू इतना लालची है कि अपने गोल्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पास्ट में जब इंटर गैंग वायलेंस हुआ था तब डूसिक ने तो बाकी गैंग्स को छोड़ दिया था, लेकिन अगर उसकी जगह किलसू होता तो अब तक सारी गैंग्स का सफाया हो चुका होता। वहीं दूसरी तरफ डूसिक और किलसू ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे कि तभी किलसू ने डूसिक से पूछा कि इतना पावरफुल होने के बाद भी वो इतनी शांति से क्यों जी रहा है। डूसिक ने कहा कि वो आलसी तो शुरू से ही था मगर अब बूढ़ा भी हो चुका है। किलसू ने कहा कि ये बातें वो उस व्यक्ति के सामने कर रहा है जो उससे भी ज्यादा बूढ़ा है। किलसू ने डूसिक को फोर्सेस ज्वाइन करने का ऑफर दिया और कहा कि अगर वो मिलकर काम करेंगे तो ये पूरी कंट्री उनके कंट्रोल में होगी। डूसिक पहले सोचने लगा, इसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि अब वो इतना केपेबल नहीं है, वो बस थोड़ा बहुत फाइट करना जानता है लेकिन उसके पास बिजनेस स्किल्स नहीं है, तो इसीलिए वो इस काम में उसका साथ नहीं दे सकता। इसके बाद किलसू वहाँ से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद ह्यूंगसुक ने डूसिक को यही सलाह दी कि उनके लिए यही बेहतर होगा कि वो किलसू के साथ इन्वॉल्व ना हो। इधर कार में किलसू किसी से फोन पर कहता है कि उसका काम तो हो जाएगा लेकिन इस दाव की कीमत बढ़ानी होगी। दूसरी तरफ डूसिक ने एजेंट को मैसेज कर मिलने बुलाया। वो उसके साथ नूडल्स खाने आया है, मगर सच तो ये है कि वो उसके हालचाल जानना चाहता था। उसने उसकी बॉडीगार्ड ट्रेनिंग और डायोन के बारे में पूछा, लेकिन एजेंट सारे सवालों का केवल यस और नो में ही जवाब देता है। आगे हमें ये भी पता चला कि डूसिक और ह्यूंगसुक अक्सर एजेंट के ग्रैंडपा की उनकी ड्यूटी में हेल्प किया करते थे और उनके स्वभाव से ग्रैंडपा भी काफी खुश थे। ग्रैंडपा की मदद करने के बाद वो दोनों लंच करने के लिए जा ही रहे थे कि तभी ह्यूंगसुक को एक कॉल आया जिसने उसके होश उड़ा दिए और उसने डूसिक को बताया कि किसी ने उनके बिजनेस पर सीक्रेटली अटैक किया है। हम देखते हैं डूसिक के बार में तोड़फोड़ हो चुकी थी और साथ ही में सीसीटीवी कैमरा से एसडी कार्ड भी गायब था। उसे ये भी पता चला कि कोई सिंपल फाइट नहीं थी। उसके 6 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जिनमें से 5 कोमा में जा चुके थे। डूसिक और ह्यूंगसुक सोचने लगे कि आखिर ये अटैक किसने किया होगा कि तभी डूसिक के पास एक कॉल आता है। ये कॉल किलसू का है, जिससे पता चल चुका था कि डूसिक के बिजनेस को टारगेट किया गया है। किलसू ने पूछा कि किसका काम है और डूसिक ने कहा कि वो पता लगा लेगा और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। किलसू ने कहा कि वो जानता है सिचुएशन उसके कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी अगर उससे कोई मदद चाहिए तो वो बेझिझक उसे बता सकता है। कॉल ओवर होते ही किलसू ने अपने आदमियों से कहा कि वो ये काम एफिशिएंटली करना चाहता था, मतलब ये अटैक किलसू नहीं करवाया है और उसका असली टारगेट डूसिक था जो बाय चांस उस समय वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। किलसू के आदमियों ने कहा कि अब से डूसिक अलर्ट हो जाएगा तो उन्हें भी आगे से केयरफुल रहना होगा। इधर डूसिक सभी गैंग लीडर्स को विजिट कर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उन पर अटैक किसने किया, लेकिन ये सभी तो उसके नाम से ही कांपते हैं, तो अटैक करना बहुत दूर की बात है। जब सबने मना कर दिया तो डूसिक सोचने लगा कि आखिर कल्प्रिट कौन हो सकता है। कोई एविडेंस न मिलने पर डूसिक अपने घर जाने लगा, लेकिन उसने ये भी रियलाइज किया कि इस बार सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि अगर गैंग से उस पर अटैक किया होता तो उस इन्वेस्टिगेशन में कोई ना कोई लीड जरूर मिलती। वहीं दूसरी तरफ डायोन ने एजेंट से पूछा कि क्या आज वो अपने दोस्त मिस्टर डूसिक से मिलने नहीं जाएगा। डायोन को ग्रैंडपा से पता चला कि डूसिक और उनका साथी अक्सर उनकी हेल्प किया करते हैं, तो इसीलिए उसने उनके लिए डिनर बनाया है। एजेंट के पूछने पर डायोन आगे बताती है कि डूसिक भारी चीजें मूव करने में ग्रैंडपा की सहायता करता है और ये सुन एजेंट ने कहा कि वो अभी जाकर ये डिनर डूसिक को दे आएगा। एजेंट डूसिक के घर डिनर लेकर पहुंच गया और उसने बताया कि उसकी बहन ने उसके लिए बनाया है। इतना कहकर एजेंट वहां से जाने लगा, लेकिन तभी डूसिक उसे रोकते हुए पूछता है कि क्या वो अंदर आकर कुछ पीना चाहेगा। इधर ह्यूंगसुक को किलसू पर शक हो चुका था, तो इसीलिए उसने कुछ आदमियों से उसे ट्रैक करने के लिए कहा था, लेकिन उसके सबऑर्डिनेट ने बताया कि अभी तक वो उसका पता नहीं लगा पाए हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा मेंबर्स नहीं है। मेंबर्स की कमी इसलिए है क्योंकि ये सब डूसिक को बिना बताए किया जा रहा था। ह्यूंगसुक को भी ये बात अजीब लगी कि किलसू के आने के बाद से ही उनके बिजनेस को टारगेट किया गया था। अभी अचानक एक कार तेज रफ्तार से उनकी तरफ आते हुए उन्हें हिट करती है
और इस एक्सीडेंट में ह्यूंगसुक बुरी तरह घायल हो जाता है, मगर थोड़ा बहुत होश में होने की वजह से वो ये देख पाता है कि कुछ लोग उसे लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ डूसिक ये जानकर हैरान है कि इतना सारा खाना जिनकी छोटी बहन ने बनाया है। उसे लगा था कि ये खाना जिनके पेरेंट्स ने बनाया होगा, लेकिन वो बताता है कि बचपन से ही उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं हैं। अब क्योंकि जिन पहली बार घर आया है तो उसकी खातिरदारी करना चाहता था, लेकिन क्योंकि डूसिक का फ्रिज अल्कोहल से भरा हुआ है तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो इजिन को क्या ऑफर करे। इजिन ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है और वो जाने लगा, लेकिन तभी डूसिक को एक कॉल आता है। उसे पता चला कि ह्यूंगसुक गायब है और इजिन भी ये कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। डूसिक ने इजिन से कहा कि उसे एक अर्जेंट काम आ गया है तो उसे जाना पड़ेगा, और जैसे डूसिक अपने बार पहुंचता है उसे बताया गया कि उनके 2 और बिजनेसेस को भी टारगेट किया गया है। साथ ही में जब उनके बिजनेस पर अटैक हुआ उसी समय ह्यूंगसुक की कार का भी एक्सीडेंट हुआ था और वो तब से उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। जो लोग ह्यूंगसुक के साथ थे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जा चुका है, लेकिन ह्यूंगसुक का कोई अता पता नहीं है। डूसिक सभी गैंग मेंबर से कहता है कि जिसने उनके बिजनेस को टारगेट किया उसका पता लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूंगसुक को ढूंढना है। अभी डूसिक के पास किल्सू का फोन आया और उसने कहा कि उसे पता चला उनके बिजनेस को दोबारा हिट किया गया है। उसने पूछा कि आखिर ये कौन कर रहा है। इस पर डूसिक ने कहा कि जानना तो वो भी यही चाहता है कि आखिर किल्सू अचानक उन पर अटैक क्यों कर रहा है। किल्सू ने कहा कि उसे कैसे पता चला, और डूसिक बताता है कि वो चाह कर भी अनजान बनने की कोशिश नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके सिस्टमैटिक अटैक से वो भली भांति परिचित है। वो जान चुका था कि किल्सू इंटेंशनली उसे नोटिस करवाने का प्रयास कर रहा था। स्किन अटैक्स के पीछे वो खुद है। किल्सू ने आगे बताया कि कुछ समय पहले डूसिक जिस पॉलिटिशियन को सपोर्ट करता था उसने उसे ही एक्सपोज कर दिया था। यहाँ डैडी किम की बात हो रही है। किल्सू ने उससे पूछा कि उसने ऐसा बेवकूफी भरा काम क्यों किया, जिसके बाद उसने कहा कि अब जाहिर सी बात है जो भी लोग पावर में है वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अगर डूसिक को एग्जाम्पल सेट नहीं किया गया तो फ्यूचर में और भी लोग अपने ओनर्स को बैकस्टैब करेंगे। भले ही डैडी किम ने उसे छोड़ दिया हो, लेकिन बाकी करप्टेड पॉलिटिशियंस उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। तभी डूसिक को फोन पर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। हम देखते हैं कि ह्यूंगसुक को किल्सू ने ही किडनैप किया है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे हैं। किल्सू ने अपने आदमियों से रुकने के लिए कहा क्योंकि वो भी बात कर रहा है, लेकिन डूसिक सब समझ चुका था। उसने पूछा कि उसकी दुश्मनी तो उससे है, तो फिर ह्यूंगसुक को इसमें इन्वॉल्व क्यों किया जा रहा है। किल्सू ने बताया कि ह्यूंगसुक को शुरू से ही उस पर शक था और इसीलिए उसने अपने आदमियों को उसे ट्रैक करने के ऑर्डर्स दिए थे। साथ ही में पॉलिटिशियंस ने उसे उन दोनों को मारने की मुंह मांगी कीमत दी है। किल्सू ने पूछा कि क्या वो एक आखिरी बार ह्यूंगसुक से बात करना चाहता है। वो फोन ह्यूंगसुक के पास लाया और उसने उसे अपनी डेथ विश अपने चहेते डूसिक को बताने के लिए कहा। ह्यूंगसुक डूसिक से माफी मांगता है, जिसके बाद उसने कहा कि उसे बस एक चिंता सता रही है, अगर वो चला गया तो डूसिक का ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि उसके बिना तो वो भूखा ही मर जाएगा। डूसिक को ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा था और उसने किल्सू से कहा कि अगर उसने ह्यूंगसुक को मारा तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। किल्सू ने कहा कि वो कैसी फिल्मी बातें कर रहा है और उसे क्या लगा था उसकी धमकियों से वो डरने वाला है। इधर डूसिक उस पर गुस्से में चिल्लाने लगा, लेकिन तभी उसे कुछ टूटने की बहुत तेज आवाज सुनाई दी। किल्सू के हाइडआउट का दरवाजा टूटा था, मगर जो व्यक्ति अंदर आया ह्यूंगसुक उसे देख चौंक गया और सोचने लगा कि आखिर ये हाई स्कूलर यहाँ क्यों आया है। एजेंट वहाँ पहुंच चुका था और दूसरी तरफ हम सुकजू को थका हुआ देखते हैं, क्योंकि एजेंट उसे रात भर जगाकर लोकेशन निकलवाई थी। ह्यूंगसुक सोचने लगा कि क्या एजेंट यहाँ उसे बचाने आया है। किल्सू को लगा कि ये डूसिक का आदमी है, तो मतलब डूसिक भी आसपास ही होगा। उसने एजेंट को मारने के ऑर्डर्स दिए और डूसिक को उसके सामने घसीट कर लाने को कहा। उसके आदमी ऑर्डर्स फॉलो करते हैं और किल्सू सोचने लगा कि उसकी लोकेशन का पता लगाने के बाद भी डूसिक फोन पर इनोसेंट होने का नाटक कर रहा था। किल्सू के आदमियों ने एजेंट पर अटैक कर दिया और वो एक एक कर उनका सामना करता है। तभी एक ने एजेंट पर नाइफ अटैक किया, लेकिन एजेंट उसे हिट कर उसका नाइफ गिरा देता है। एजेंट बाकी लोगों से फाइट करने लगा, मगर उसकी फाइट को किल्सू का बॉडीगार्ड बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। देखते ही देखते एजेंट ने सबको डिफीट कर दिया और किल्सू भी अब हैरान था। अब एजेंट का सामना किल्सू के बॉडीगार्ड से होने वाला है। बॉडीगार्ड ने उस पर अटैक कर दिया, लेकिन एजेंट डॉज करते हुए उसके पीछे पहुंच उसके पैर पर किक करता है। बॉडीगार्ड ने एजेंट का पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उस पर ऊपर से अटैक कर दिया, मगर इस बार बॉडीगार्ड भी एजेंट पर नाइफ अटैक कर चुका था। किल्सू भी चौंक गया, क्योंकि एजेंट ने उसके बॉडीगार्ड को नाइफ यूज करने पर मजबूर कर दिया था। इसका मतलब है कि उसका ओपोनेंट डेंजरस है। एजेंट और बॉडीगार्ड में दोबारा फाइट होने लगी, लेकिन एजेंट बॉडीगार्ड का हाथ पकड़ ट्विस्ट कर देता है। उसने बड़ी आसानी से नाइफ ले लिया, जिसके बाद वो बॉडीगार्ड के सर पर अटैक कर उसे वहीं बेहोश कर देता है। तभी एक आदमी ने एजेंट पर पीछे से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसके वाइटल पॉइंट्स को हिट कर उसे बुरी तरह घायल कर देता है। किल्सू ने जो देखा उस पर यकीन करना उसके लिए मुश्किल था और उसने एजेंट से कहा कि उसे पता नहीं था उसके जैसा आदमी डूसिक के लिए काम करता है, लेकिन एजेंट उसे इग्नोर करते हुए ह्यूंगसुक के पास आ गया। ह्यूंगसुक ने पूछा कि उसने उसे क्यों बचाया और एजेंट कहता है कि यहाँ जो भी कुछ हो रहा है शायद वो भी उसका हिस्सा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पॉलिटिशियन किम को डूसिक ने एक्सपोज एजेंट के लिए किया था, मगर एजेंट कहता है कि उसे बचाने का उसके पास एक और बहुत बड़ा रीजन है। ग्रैंडपॉ डायोड ने एजेंट को बताया था कि ये दोनों हमेशा उनकी हेल्प करते हैं, तो इसीलिए एजेंट आज यहाँ आया था। एजेंट ने ह्यूंगसुक को फ्री कर दिया
लेकिन किल्सू एजेंट से उसके लिए काम करने को कहता है। उसने कहा कि डूसिक के लिए काम कर, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा और ये कंट्री उसे डिजर्व नहीं करती है। लेकिन किल्सू केवल बातों में टाइम वेस्ट कर रहा था ताकि उसे गन निकालने का मौका मिल जाए। किल्सू ने कहा कि जब वो एक बुलेट से सब कुछ खत्म कर सकता है तो फिस्ट यूज करने की क्या ही जरूरत। उसे रशिया में गन के साथ एडजस्ट करने में मुश्किल हुई थी और उसे लगा कि एजेंट ने आज पहली बार गन देखी है। तभी एजेंट वहां से भागने लगा और किल्सू उसकी फास्ट मूवमेंट्स को फॉलो नहीं कर पा रहा था। उसने कई बार शूट किया लेकिन तभी एजेंट उस पर नाइफ से अटैक कर देता है। उसने तुरंत किल्सू को पकड़कर कॉर्नर किया, इसके बाद वो नाइफ को प्रेस करता है। इससे किल्सू की चीख निकल गई और एजेंट ने कहा कि लगता है आज से पहले उसने रियल बैटल में गन यूज नहीं की है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मूविंग टारगेट पर गन एम करते समय केवल एक हाथ का ही इस्तेमाल कर रहा था। किल्सू सोचने लगा कि आखिर उसका पाला किससे पड़ा है और वो एजेंट की आंखों को देख घबरा भी रहा था। लेकिन तभी उसने एजेंट को धक्का दिया और नाइफ निकाल के फेंक दिया। वो एजेंट पर अटैक करता है लेकिन एजेंट के सामने वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे लगातार हिट करने के बाद एजेंट ने उसके पैर पर अटैक किया जिससे किल्सू घुटनों पर आ जाता है। इससे पहले कि वो उठ पाता एजेंट ने उसके फेस पर किक किया जिससे किल्सू वहीं धराशायी हो जाता है। एजेंट ने अकेले किल्सू और उसकी पूरी गैंग का सफाया कर दिया और तभी डूसिक अपनी गैंग के साथ वहां पहुंच जाता है। उन्होंने ह्यूंगसुक को संभाला और डूसिक को समझने में देर नहीं लगी कि एजेंट ने ही किल्सू को डिफीट किया है। हमें पता चला जब डूसिक की किल्सू से फोन पर बात हो चुकी थी तब एजेंट ने ही उसे यहाँ की लोकेशन मैसेज कर बताई थी। डूसिक ने एजेंट का शुक्रिया किया जिसके बाद एजेंट वहां से चला जाता है। किल्सू ने भी उठकर कहा कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मॉन्स्टर यानी एजेंट डूसिक की गैंग का मेंबर हो। इसके बाद डूसिक ने उससे पूछा कि उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी, जिस पर किल्सू ने बताया कि अगर वो डूसिक को रास्ते से हटा देगा तो इस कंट्री में वापस आकर दोबारा अपनी जगह बनाने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। कई साल पहले जब डूसिक और किल्सू अलग होने वाले थे, किल्सू ने गैंग मेंबर्स की बातें सुन ली थी। डूसिक पूरी क्लैन को इनहेरिट करने वाला था लेकिन भाईचारे के चलते उसने किल्सू के साथ कॉम्पीट नहीं किया। मेंबर्स जानते थे कि डूसिक ज्यादा काबिल है और वो उसके डिसीजन से काफी प्रभावित हुए क्योंकि उसने केवल किल्सू के लिए क्लैन को ही छोड़ दिया था। मेंबर्स कहते हैं कि अगर डूसिक जाएगा तो वो भी उसे फॉलो करेंगे और क्लैन के कई मेंबर्स भी उसके साथ ही जाना चाहते हैं। यही सब सुनकर किल्सू जेलस फील करने लगा था। प्रेजेंट टाइम में वो डूसिक से कहता है कि उसने अपना तो सब कुछ गैंग मेंबर्स में बांट दिया लेकिन अगर वो इतनी शांति से ही रहना चाहता है तो एक सिंपल जॉब क्यों नहीं कर लेता, खुद को गैंगस्टर कहकर पूरा तालाब गंदा क्यों कर रहा है। डूसिक ने किल्सू से पूछा कि क्या उन जूनियर्स को बैकस्टैप करना सही है जो हमेशा से अपने लीडर को फॉलो करते आए हैं। इसके बाद डूसिक ने कहा कि उसने जो भी किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे लेनी होगी। पूरी गैंग किल्सू की तरफ बढ़ने लगी और अब बचने के लिए वो कहता है कि एक इंजर्ड ओपोनेंट पर अटैक करना अनफेयर है, लेकिन डूसिक ने कहा कि सबकी चिंता करने की जरूरत उसे नहीं है। इसके बाद पूरी गैंग किल्सू पर हमला बोल देती है। इधर एजेंट घर पहुंच चुका है जहां उसे डायुन से डांट पड़ी क्योंकि वो अक्सर लेट नाइट घर आने लगा था। डायुन ने पूछा कि क्या उसने डिनर डूसिक को दे दिया और एजेंट के हाँ कहने पर वो उससे डूसिक और ह्यूंगसुक को अच्छी तरह ट्रीट करने के लिए कहती है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि डूसिक ने ह्यूंगसुक को उसकी ग्रैंडमा की सर्जरी के लिए काफी पैसे दिए थे। ह्यूंगसुक ने पूछा कि उसके पास इतने पैसे कहां से आए, इस पर उसने कहा कि उसे अपनी ग्रैंडमा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूर कराना चाहिए, पैसों की चिंता वो छोड़ दे। लेकिन ह्यूंगसुक ने कहा कि वो ये पैसे नहीं ले सकता है। डूसिक उसे समझाता है कि हमारे पेरेंट्स के जीवित रहते हम जो भी कुछ उनके लिए कर सकें वो हमें जरूर करना चाहिए। ये सुन ह्यूंगसुक पैसे लेने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वो डूसिक को धन्यवाद कहता है, मगर दुख की बात ये है कि कुछ दिनों बाद उसकी ग्रैंडमा चल बसी, लेकिन वो इस बात से खुश था कि उसकी ग्रैंडमा को एडमिट कराने की वजह से उन्हें आखिरी समय में ज्यादा पीड़ा नहीं सहनी पड़ी थी। कुछ समय बाद ह्यूंगसुक को पता चला कि डूसिक होटल के बजाय सोना में रहने लगा है। उसने किसी तरह पैसे बोरो कर रेंट की व्यवस्था की थी लेकिन उसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। ऐसे रूमर्स भी हैं कि किसी ने गैम्बलिंग में डूसिक के सारे पैसे गवा दिए थे। ह्यूंगसुक अब सब समझ गया कि उसकी ग्रैंडमा की सर्जरी के लिए पैसे डूसिक के पास कहां से आए थे। वो तुरंत सोना पहुंच डूसिक को ढूंढने लगा और उससे मिलते ही वो रोने लगता है। इधर प्रेजेंट टाइम में ह्यूंगसुक हॉस्पिटल में एडमिट है और डूसिक उसके पास ही बैठा था। डूसिक ने उससे माफी मांगी क्योंकि उसकी वजह से ही ह्यूंगसुक इस सब में फंस गया था। लेकिन ह्यूंगसुक कहता है कि डूसिक ने भी तो उसके लिए बहुत कुछ किया है। डूसिक ने कहा कि उसकी जान भी जा सकती थी। इस पर ह्यूंगसुक ने जवाब दिया कि वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। उसने आगे कहा कि उन्हें ऐसे स्ट्रेंजर्स की तरह बात करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उसने बताया कि अच्छा हुआ हमने उस हाई स्कूलर के साथ कुछ गलत नहीं किया, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके कॉम्बैट स्किल्स ही नहीं बल्कि नाइफ स्किल्स भी अमेजिंग हैं। ये सुनकर डूसिक भी हैरान हुआ और तभी एसडब्ल्यू चेयरमैन का सेक्रेटरी उनसे मिलने आ जाता है। एजेंट के कहने पर एसडब्ल्यू चेयरमैन ने डूसिक की गैंग को एसडब्ल्यू के अंडर लीगल जॉब्स करने के लिए हायर कर लिया है, जिससे अब उन्हें फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं होगी, साथ ही उन्हें एसडब्ल्यू का भी सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद एजेंट के फ्रेंड्स ने उसे पीसी कैफे चलने के लिए कहा लेकिन वो बताता है कि उसे आज एक जरूरी काम है। वो सुगजू के
पास गया और उसने बड़ी सीरियस टोन में पूछा कि क्या वो आज फ्री है। सुखजू को लगा कि कोई इंपॉर्टेंट मिशन होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एजेंट बस उसे ट्रीट देना चाहता था क्योंकि उसकी वजह से ही वो वक्त रहते हुंगसुक तक पहुंच पाया था। सुखजू को समझ नहीं आया कि केवल ट्रीट देने के लिए एजेंट को इतना सीरियस एक्सप्रेशन बनाने की क्या जरूरत थी। वो दोनों खा ही रहे थे कि तभी तो लड़कियां उनके पास आकर अचानक उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग लेती हैं। एजेंट उन पर शक करने लगा और उसने सीरियस टोन में पूछा कि उन्हें उनके नंबर्स क्यों चाहिए। वो दोनों डर गईं और सुखजू भी सोचने लगा कि एजेंट ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकता है। उसने तुरंत सिचुएशन संभालते हुए कहा कि एजेंट फॉरेन से आया है तो इसीलिए उसे अभी यहाँ के कल्चर की आदत नहीं है। लड़कियों को भी ये बहुत वियर्ड लगा तो वो वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद सुखजू ने एजेंट से कहा कि उसे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन एजेंट कहता है कि इसमें गलत क्या था, जिस व्यक्ति को जानता नहीं उससे अपना नंबर भला कैसे दे सकता है। तभी जिनके दोस्त वहां आ गए और जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सबको ऐसा मौका नहीं मिलता। इधर दूसरी तरफ वो लड़कियां भी नाराज हैं क्योंकि उन्हें डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया गया था। अगले दिन उनमें से एक लड़की येस्यूल जिनके दोस्तों से मिलने पहुंच गई और उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि हाई स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की येस्यूल उनसे बात करने आई है। वो उससे प्यार से बात करने लगते हैं और येस्यूल ने यही रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था। वो उन तीनों को अपनी बाकी फ्रेंड्स के साथ कैरियोकी पर इनवाइट करती है और ये सब उन्हें किसी सपने जैसा लग रहा था। असल में येस्यूल जानती है कि ये तीनों एजेंट के फ्रेंड्स हैं तो इन्हें यूज कर वो एजेंट से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन उन तीनों ने एक साथ उसका इन्विटेशन रिजेक्ट कर दिया। वो कहते हैं कि आज पीसी कैफे में उनका रैंकिंग मैच है जिससे वो मिस नहीं कर सकते। येस्यूल ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और उसे फाइनली समझ आ गया कि उसका पाला 3 चैट से पड़ा था। अगले दिन एसडब्ल्यू प्रेसिडेंट ने एजेंट को मिलने बुलाया और उसका शुक्रिया किया क्योंकि उसने लुइस को बचाकर उनकी काफी हेल्प की थी। एसडब्ल्यू लुइस से अच्छे रिलेशंस में है और इसी कारण उन्हें बहुत प्रॉफिट्स भी हुए हैं। कंपनी को बेनिफिट हुआ था तो इसीलिए प्रेसिडेंट एजेंट को फाइनेंशियली रीपे करना चाहते हैं, लेकिन एजेंट ने इससे साफ इनकार कर दिया और बताया कि वो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसने आगे कहा कि वो बस ट्रेनी बॉडीगार्ड है, इसने ज्यादा कुछ नहीं किया और असली काम तो एसडब्ल्यू की सिक्योरिटी टीम ने किया है, तो इसीलिए प्रेसिडेंट को उन्हें रीपे करना चाहिए। प्रेसिडेंट ने कहा कि सिक्योरिटी टीम को तो स्पेशल बोनस मिलेगा ही, लेकिन वो एजेंट के लिए भी कुछ करना चाहते हैं क्योंकि उसने प्रीवियसली यूना और जिए को भी रेस्क्यू किया था। पर एजेंट अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट आगे कहते हैं कि वो उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर वो ये ऑफर एक्सेप्ट करेगा तो उसकी फैमिली की भी काफी हेल्प हो जाएगी। ये सुनकर एजेंट थोड़ा सोचने लगा और प्रेसिडेंट ने उसे समझाया कि वो उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, जो वो डिजर्व करता है उसे वही दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि वो आराम से इस बारे में सोचकर उन्हें बाद में भी बता सकता है। एजेंट के जाने के बाद सेक्रेटरी ने बताया कि वो एजेंट को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। उसने प्रेसिडेंट से कहा कि जब एजेंट मर्सनरी था तो वो एक विलेज में रहा करता था। उसने सुना है कि एजेंट ने कई बार 100 मिलियन विलेज के रिकंस्ट्रक्शन के लिए डोनेट किए हैं। मतलब उसने मर्सनरी बनकर जितना भी पैसा कमाया सब डोनेट कर दिया था। वो समझ नहीं पाए कि जिस पैसे को कमाने के लिए एजेंट ने रोज अपनी जान खतरे में डाली, उस पैसे का उसने ऐसा इस्तेमाल क्यों किया। प्रेसिडेंट कहते हैं कि इससे एक बात तो साफ है कि एजेंट ने मर्सनरी जॉब्स पैसों के लिए नहीं की थी। इसके बाद ट्रेनिंग फैसिलिटी में बॉडीगार्ड्स को इन्फॉर्म किया गया कि आज उनकी ट्रेनिंग जल्दी एंड हो जाएगी क्योंकि वो सभी एक वर्क डिनर पर जा रहे हैं। सभी डिनर करने आ चुके हैं और यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एजेंट था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी वजह से सभी बॉडीगार्ड्स को अच्छा खासा बोनस मिला है और बोनस अमाउंट इतना ज्यादा था कि उन्हें अपना बैंक अकाउंट देख विश्वास ही नहीं हुआ था। सभी मिलकर एजेंट को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं तो वहीं सुखजू को परेशान किया जा रहा है क्योंकि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। रात में घर वापस लौटने पर एजेंट ने देखा कि उसके ग्रैंडपा अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। तभी ग्रैंडपा भी आ गए, लेकिन उन्हें देख डायन और एजेंट चौंक जाते हैं। ग्रैंडपा को बैक पेन हो रहा है क्योंकि उन्होंने आज ड्यूटी करते वक्त कोई हेवी सामान उठा लिया था। डायन और एजेंट उन्हें रूम में ले आए जहाँ ग्रैंडपा रेस्ट करने लगे और उन्होंने बताया कि कोई सीरियस इंजरी नहीं है। एजेंट ने डायन से कहा कि वो यहीं रुकेगा तो वो जाकर रेस्ट कर सकती है। अब ग्रैंडपा को इस हाल में देख एजेंट को प्रेसिडेंट की बातें याद आने लगी। उसने ग्रैंडपा से पूछा कि क्या उनका काम बहुत थकाने वाला है और जब उन्होंने हाँ कहा तो एजेंट पूछता है कि क्या वो रिटायरमेंट लेना चाहेंगे, लेकिन ग्रैंडपा ने कहा कि उन्हें काम करना अच्छा लगता है। मगर एजेंट का उदास चेहरा देख वो पूछते हैं कि वो ऐसे सवाल क्यों कर रहा है, कहीं वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से परेशान तो नहीं है। ग्रैंडपा ने आगे कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने मेहनत कर अच्छा खासा पैसा कमा लिया है जिससे वो डायन को यूनिवर्सिटी भेज सकते हैं और उसकी मैरिज में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। वो एजेंट को भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं और जब तक वो बाहर नहीं जाता वो उसकी देखभाल करने में सक्षम है। साथ ही उसके पेरेंट्स का लाइफ इंश्योरेंस भी है जो वो एजेंट को तब देंगे जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जब तक वो और डायन बाहर पढ़ने नहीं चले जाते तब तक वो अपने कमाए हुए पैसों से उन्हें पाल पोस कर काबिल बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए एजेंट को ये सब नहीं सोचना चाहिए और एजेंट भी अपने ग्रैंडपा की फीलिंग्स को समझ जाता है। अगले दिन प्रेसिडेंट ने एजेंट से उसका डिसीजन पूछा और वो बताता है कि वो उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रेसिडेंट कहते हैं कि उनकी हेल्प से वो अपने ग्रैंडपा को सपोर्ट कर पाएगा, तो इसीलिए उसे ये ऑफर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन एजेंट ने उन्हें बताया कि उसके ग्रैंडपा अपने दम पर उसकी और डायन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना चाहते हैं
और वो उनके इस डिसीजन का सपोर्ट करता है। ये सुनकर प्रेसिडेंट शांत हो गए और उन्होंने एजेंट से कहा कि उसके ग्रैंडपा सच में बहुत महान है। ये सुनकर एजेंट मुस्कुराने लगा और प्रेसिडेंट के साथ उनके सेक्रेटरी को भी यकीन नहीं हुआ कि एजेंट ऐसे मुस्कुराना भी जानता है। उनके ऑफिस से निकलते वक्त एजेंट ने एक अनजान व्यक्ति को देखा, लेकिन वो तो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया, मगर वो व्यक्ति और उसकी बॉडीगार्ड उसे इग्नोर ना कर सके। उस व्यक्ति ने पूछा कि लड़का कौन है जो प्रेसिडेंट के ऑफिस से बाहर निकला, और उसकी बॉडीगार्ड कहती है कि वो उसे इन्वेस्टिगेट करेगी। इधर जियो को पता चला कि उसका बड़ा भाई योंग हो एसडब्ल्यू ऑफिस आ चुका है और करेंटली प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग में है। जियो को तुरंत यूना वाली बात याद आ गई जब उसने कहा था कि उसकी हेल्प कर वो योंगो को बिजनेस में डिफीट कर सकती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ने योंगो से अचानक आने का रीजन पूछा और वो बताता है कि उसे यहाँ को जरूरी काम था। योंगो उनसे बिजनेस के बारे में पूछता है क्योंकि उसे पता चला था कि एसडब्ल्यू को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि बिजनेस में तो ये सब चलता रहता है। जिसके बाद योंगो ने कहा कि उसने यूना और जियो की किडनैपिंग के बारे में भी सुना था। वो सेक्रेटरी को टारगेट करते हुए कहता है कि शायद एसडब्ल्यू की सिक्योरिटी वीक हो गई है और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो बिजनेस कैसे करेंगे। सेक्रेटरी घबरा गया और उसने तुरंत माफी मांगी, लेकिन प्रेसिडेंट उसकी साइड लेते हुए कहते हैं कि अब सब कुछ रिजॉल्व हो चुका है तो इस विषय में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता। योंगो तुरंत उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन इस वक्त प्रेसिडेंट को एजेंट के ग्रैंडपा की कही हुई बातें याद आ रही थी। उनके ऑफिस से निकलने के बाद बॉडीगार्ड ने योंगो को बताया कि जो एम्प्लॉय उन्हें कुछ देर पहले दिखा था उसने रिसेंटली ही एसडब्ल्यू सिक्योरिटी टीम की फील्ड ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है। वो सुगजू और यूना का क्लासमेट है और कंपनी ने उसे ट्रेनिंग की परमिशन इसीलिए दी क्योंकि उसने यूना को किडनैपर से रेस्क्यू किया था। लेकिन योंगो इस बात से नाराज है कि एसडब्ल्यू सिक्योरिटी टीम में एक हाई स्कूलर को रखा गया था। उसकी बॉडीगार्ड ने आगे बताया कि हाई स्कूलर काफी स्किल्ड है, उसने रिसेंटली जियो को भी रेस्क्यू किया और साथ ही में बेली ग्रुप के लुइस को जो किलर मारने आया था उसे भी पकड़ा था। उसकी वजह से ही एसडब्ल्यू और बेली ग्रुप का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हुआ, जिससे एसडब्ल्यू को काफी बेनिफिट्स हुए हैं। लेकिन इसके बाद योंगो को बताया गया कि यूना उस हाई स्कूलर को लाइक करती है। ये सुनते ही योंगो वहीं रुक गया और उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। दूसरी तरफ ट्रेनिंग ओवर होने के बाद यूना एजेंट के साथ पीसी कैफे जाना चाहती थी, लेकिन तभी किसी ने उसे बुलाया और वो वहीं फ्रीज हो जाती है। योंगो उससे मिलने आ गया था और यूना उसके सामने काफी डरी सहमी लग रही थी। योंगो एजेंट को घूरने लगा, लेकिन उनमें कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। सुगजू भी तुरंत योंगो को ग्रीट करता है, लेकिन वो उस पर भड़क गया। उसने कहा कि उसके होते हुए आखिर यूना की किडनैपिंग कैसे हुई। सुगजू भी घबरा जाता है और योंगो ने आगे कहा कि उसने तो ये सोचकर उसे अपॉइंट किया था कि वो उनके कुछ काम आएगा, लेकिन क्या उसकी गलतियां सुधारने के लिए ही एसडब्ल्यू से बचपन से सपोर्ट कर रहा है। सुगजू माफी मांगने लगा और यूना ने भी सिचुएशन संभालने की कोशिश की। इसके बाद टीम 3 के लीडर ने कहा कि इसमें सुगजू की कोई गलती नहीं है, उसकी लीडरशिप में ऐसा हुआ तो फॉल्ट उसकी है, जिसके लिए वो भी शर्मिंदा है। योंगो उसे घूरने लगा और इससे पहले कि वो कोई सख्त कदम उठाता, यूना ने उससे कहा कि वो इतने दिनों बाद आया है तो इसीलिए उसके साथ लंच करना चाहती है। उसका मूड तुरंत स्विच हो गया और वो यूना के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सुगजू ने एजेंट को बताया कि योंगो यूना का कजिन और जियो का सगा बड़ा भाई है। वो एसडब्ल्यू के फॉरेन बिजनेस का इंचार्ज है तो इसीलिए वो ओवरसीज रहता है। साथ ही में उसने ये भी बताया कि वो ही एक ऐसा व्यक्ति है जिससे यूना सबसे ज्यादा डरती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। इस वीडियो का एम रखते हैं 7000 लाइक्स और इस वीडियो का अगला पार्ट जल्द ही आएगा, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।